हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन, आप सभी की सोशल साइंस एजुकेटर, आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 9 की समाज विज्ञान में भूगोल के चैप्टर नंबर 2 का एक कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। तो चैप्टर का नाम क्या है? भारत का भौतिक स्वरूप। इस चैप्टर को पहले हम कई सारे पार्ट्स में पढ़ चुके हैं। इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतनी सारी चीजें बहुत अच्छे से डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। अब आज बारी आती है अपनी किस चीज की? कंप्लीट चैप्टर रिवीजन की। तो आज हम करने वाले इस चैप्टर का पूरा रिवीजन, वो भी एकदम सिंगल शॉट में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। कई सारे बोर्ड के सिलेबस को हम कंप्लीट कराते हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, यानी कि 6 बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है जहां पर एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। तो चलिए फटाफट से आप सभी जो है आज के सेशन को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। तो आपके लाइक शेयर के साथ शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप, और आज हम इसका करने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखें सबसे पहले हम इसमें जानेंगे पाठ परिचय के बारे में। पाठ परिचय यानी कि कौन कौन सी बातें इस चैप्टर के अंदर हमें सीखने को मिलनी है। तो चलिए देखें, सबसे पहले हम जानते हैं मुख्य भौगोलिक वितरण के बारे में। मुख्य भौगोलिक वितरण तो देखें क्या क्या है भाई। भारत का जो जितना भी भूभाग है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, वो कितने भागों में बटा हुआ है, उसकी चर्चा हम इसमें करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखें, हम इसमें हिमालय पर्वत श्रृंखला दिखाई देती है, उत्तरी मैदान दिखाई देता है, प्रायद्वीपीय पठार दिखाई देता है, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। कहां है ये सारी संरचनाएं? तो देखें सबसे पहले हम ऊपर की तरफ देखें तो हमें यहाँ पर उत्तरी पर्वतीय प्रदेश दिखाई देता है। ये जो ग्रीन कलर वाला पार्ट है, यहाँ पर हमें उत्तरी पर्वतीय प्रदेश दिखाई देता है। आई बात समझ में आप सभी को? उसके बाद बात करें उत्तर के विशाल मैदान की, तो जो नीले रंग का क्षेत्र आपको दिखाई देता है वो है उत्तर का विशाल मैदान, जो कि बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। ऑलराइट, ये जो इतना क्षेत्र है और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी तक का जो क्षेत्र है वो उपजाऊ मैदान, उत्तर के विशाल मैदान के रूप में जाना जाता है। उसके बाद प्रायद्वीप पठार की चर्चा करें तो कहाँ पर हमें ये प्रायद्वीप पठार दिखाई देता है? तो ये जो ब्राउन कलर वाला एरिया आपको दिख रहा है, जहां पर लिखा है दक्षिण का पठार। क्या लिखा है? दक्षिण का पठार। ये कौन सा भाग है? ये दक्षिण का पठार जो है वो पूरा प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसे प्रायद्वीप किसे कहते हैं उसकी चर्चा भी अपन अंदर करेंगे। उसके बाद देखें भारतीय मरुस्थल, इंडियन डेजर्ट की बात करें तो जो पीले रंग का क्षेत्र आपको इस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये है थार का मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? थार कहा जाता है, जो कहाँ है? भारत के एकमात्र राज्य राजस्थान में हमें दिखाई देता है, और इसका कुछ भाग भारत के बाहर पाकिस्तान में भी है। ऑलराइट, तो भारतीय मरुस्थल तक की बात हो गई। अब बात करेंगे तटीय मैदान की। तो तटीय मैदान हमें कहाँ दिखाई देता है? ये देखें भाई, भारत के दक्षिणी भाग में अपन देखें तो हमें ये पूरा का पूरा भाग तटीय मैदान के रूप में दिखाई देता है, जो कि अलग अलग दिशाओं, जैसे कि ये पूर्व दिशा है तो पूर्वी तटीय मैदान, और पश्चिमी तटीय मैदान के रूप में पूर्व व पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। तीनों तरफ से ये भाग जो है समुद्र से घिरा हुआ है। ऑलराइट, फिर बात आती है किसकी? द्वीप समूहों की। अब द्वीप समूह कहाँ है? तो भारत की मुख्य भूमि से हटकर, भारत की मुख्य भूमि कितनी हो गई? भारत की मुख्य भूमि भाई साहब इतनी हो गई। ठीक है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। अब भारत की मुख्य भूमि से हटके महासागरों में स्थित जो क्षेत्र हैं, दो द्वीप समूह हैं, जो कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भी जाने जाते हैं। देखें भाई, ध्यान से देखें, गौर से देखें, ये रहा आपका कौन सा भाग? लक्षद्वीप समूह का भाग।
कौन सा भाग? ये रहा आपका लक्षद्वीप समूह। और यहाँ पर अपन देखें तो ऊपर से नीचे तक यानी कि उत्तर से दक्षिण तक दो भागों में हमें अंडमान और निकोबार दिखाई देता है। अब दो भाग कैसे हैं? तो जो ऊपर का भाग है, उत्तरी भाग है, वो अंडमान के नाम से जाना जाता है। ये वाला जो भाग है ये जाना जाता है अंडमान के नाम से, और ये जाना जाता है आपका निकोबार के नाम से। तो ये हुए भारत के दो द्वीप समूह, जो कि दो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में भी जाने जाते हैं। ऑलराइट, वैसे भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 8 में से 2 के नाम ये हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद जो है हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करते हैं, जो कि मैंने करा दिए हैं। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं, वो भी मैंने करा दिए हैं। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, वो भी मैंने करा दिए हैं। अगर अभी तक इतना सारा पार्ट्स आपने नहीं देखा है, जिसका आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन वीडियो प्रोवाइड किया गया है और अलग अलग पार्ट का अलग अलग वीडियो दिया गया है। यहाँ पर जितने भी पार्ट आपको दिख रहे हैं, जितने भी पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, यहां से देखें 6 भागों में, ये 6 भाग अलग अलग। मुख्य भौगोलिक वितरण का एक अलग से वीडियो यानी कि 7 वीडियो, और 3 वीडियो ये यानी कि पूरे 10 वीडियो में इस चैप्टर को मैंने कंप्लीट किया है। बहुत ही छोटे छोटे वीडियो हैं, तो वो जरूर आपको देख लेना है। तो भाई एक बार फिर से आप चेक कर लें कि अभी तक आपने लाइक और शेयर किया कि नहीं किया, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लेना है, और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना है, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, ये बात हो गई भाई परिचय की। तो भारत जो है विभिन्न स्थलाकृतियों वाला देश है। भारत के भौतिक स्वरूप में अलग अलग स्थल आकृतियां हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि अपन ने अभी पिछली स्लाइड में चर्चा करी कि पर्वत, पठार, मैदान, तटीय मैदान, द्वीप समूह, मरुस्थल, इन अलग अलग स्थलाकृतियां जो है हमें भारत में देखने को मिलती हैं। ठीक है, जिनकी चर्चा भी अपन कर ही चुके हैं। तो बस इन्हीं सब की चर्चा हमें अब डिटेल में करनी है। तो आइए देखें। तो मुख्य भौगोलिक वितरण की सबसे पहले चर्चा करते हैं। मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन की हम बात करें तो सबसे पहले हमें भारत के उत्तर में क्या दिखाई देता है? भारत के उत्तर में हमें हिमालय पर्वत श्रृंखला दिखाई देती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला? हिमालय पर्वत श्रृंखला दिखाई देती है। ये जो भाग है भारत का उत्तरी भाग है, यहाँ पर हिमालय पर्वत श्रृंखला कुछ इस तरीके से फैली हुई है, जिसको भी 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? इसे 3 भागों में बांटा गया है। ऑलराइट, बात आगे समझ में? तो देखें, हिमालय पर्वत श्रृंखला की बात कर रहे थे, तो भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय जो है भूगर्भीय रूप से युवा है। युवा का मतलब क्या है? यानी कि इसके निर्माण को भी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। हिमालय पर्वत की जगह पहले एक सागर हुआ करता था, जिसका नाम था टैथिस सागर। क्या नाम था? टैथिस सागर। पहले इस जगह पर एक टैथिस सागर हुआ करता था, और बाद में हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। और बनावट की दृष्टि से भूगर्भीय रूप से तो युवा है, ठीक है, और बनावट के दृष्टिकोण से हिमालय पर्वत कैसा है? हिमालय पर्वत एक वलित पर्वत श्रृंखला के रूप में दिखाई देता है। किस रूप में? वलित पर्वत श्रृंखला के रूप में दिखाई देता है। अब वलित पर्वत क्या होता है? वलित पर्वत यानी कि मोड़दार पर्वत। यहां पर आप देखें तो यहां से हम शुरुआत करें तो आप देखें यहां पर विभिन्न मोड़ दिखाई दे रहे होंगे। यहां से आप देखें, देखो भाई, हर जगह मोड़ दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा पर्वत जहां पर हर जगह मोड़ दिखाई दे उसे कहा जाता है वलित पर्वत। तो भूगर्भीय रूप से हिमालय पर्वत युवा पर्वत है, और बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। ऑलराइट, इतनी बात क्लियर सभी को? बढ़ा जाए आगे। अब बात करते हैं दूसरे भाग की, उत्तरी मैदान की। चलिए देखते हैं इसको भी। उत्तरी मैदान कहां पर दिखाई देता है हमें? ये देखें, यहां से यहां तक का जितना भी भाग है, ध्यान से देखिएगा। उत्तरी मैदान की हम बात करें, ठीक, उत्तरी मैदान की बात करें, देखें भाई, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इतना क्षेत्र जो है हमें किसका दिखाई देता है? उत्तरी मैदान के रूप
में दिखाई देता है। ठीक है, तो उत्तरी मैदान कैसे बना है? उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बना है। कौन कौन सी नदी है वो? सिंधु नदी है, गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियां हैं। तो इन नदियों द्वारा बहाकर जो मिट्टी लाई गई, उस मिट्टी के निक्षेप से उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। अब कौन सी मिट्टी से बना है? कौन सी मिट्टी पाई जाती है इस क्षेत्र में? तो यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। किस मिट्टी से बना है? जलोढ़ मिट्टी से इस मैदान का निर्माण हुआ है। और लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में, अब गिरिपाद का मतलब क्या होता है? यानी कि पर्वत का जो निचला स्तर है, नीचे का एरिया है। ठीक है, तो हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ। जलोढ़ों का निक्षेप यानी कि जलोढ़ मिट्टी एकत्रित हुई नदियों के द्वारा, और जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। क्योंकि जलोढ़ मिट्टी कैसी होती है? जलोढ़ मिट्टी एक बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, और भारत के सर्वाधिक हिस्से पर लगभग 45% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑलराइट, 2 बातें क्लियर, हिमालय पर्वत और उत्तरी मैदान। अब देखें हाँ जी, अब बारी आती है किसकी? 1 मिनट रुकिएगा। हाँ जी, बारी आती है प्रायद्वीप पठार की। चलिए तो देखें, अब प्रायद्वीपी पठार कहाँ है? प्रायद्वीपी पठार यहां से यहां तक का एरिया जो आपको देखने को मिलेगा। हाँ जी, देखें भाई, यहां से यहां तक का जो एरिया आपको देखने को मिलेगा, ये पूरा जो निचला एरिया है। ठीक है, पूरा निचला एरिया जो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और एक तरफ से स्थल से घिरा हुआ है। ठीक है, तो देखें, ये जो ऊपर का भाग है, ये जो ऊपर का भाग है, यहाँ पर क्या है? स्थल ही स्थल है। तो एक भाग प्रायद्वीप से कहते हैं जिसका एक भाग स्थल से घिरा हो, और बाकी का भाग यानी तीनों तरफ से जो कि समुद्र से घिरा हो, उसे कहा जाता है प्रायद्वीप। ये वही संरचना है। तो प्रायद्वीप जो है, प्रायद्वीपी पठार जो एक मेज की आकृति वाला, कैसी आकृति वाला? मेज यानी कि टेबल की आकृति वाला स्थल है। देखें भाई, टेबल ऊपर से एकदम प्लेन रहती है, सपाट रहती है, समतल रहती है। ये एरिया भी आप देखें। ठीक है, और यहां से जो है टेबल को आधार मिलता है नीचे से, ताकि वो प्लेन एरिया सदा रहे। तो यहां से इस प्लेन एरिया को, समतल क्षेत्र को आधार भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। कैसे बना है? क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है, और यह गोंडवाना भूमि के टूटने और अपवाह के कारण बना था। कैसे बना था? गोंडवाना भूमि के टूटने से और अपवाह के कारण इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, अब बात करें भारतीय मरुस्थल की, तो भारतीय मरुस्थल हमें कहां दिखाई देता है? देखें भैया, भारतीय मरुस्थल का क्षेत्र देखें। हाँ जी, ये वाला क्षेत्र ध्यान से देखिएगा आप सभी। ठीक है, यहां से यहां तक का जो क्षेत्र आपको दिखाई देता है, ये कौन सा क्षेत्र है? भारतीय मरुस्थल। जो कहां है? ये आपको अरावली पर्वत श्रेणी दिखाई देती है, अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम में। ये कौन सा भाग है भैया? कौन सी दिशा है? ये कौन सी दिशा है? ये है पश्चिम दिशा, और ये है पूर्व दिशा। ये है पूर्व दिशा, ये है आपकी उत्तर दिशा, और ये है आपकी दक्षिण दिशा। ठीक है, बात आगे समझ में? तो अरावली श्रेणी के पश्चिम वाला जो भाग है, कौन सा भाग है? ये है भारतीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है, जो कि राजस्थान का भाग है। तो यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। कैसा मैदान है? बालू के टिब्बों से ढका हुआ है। बालू यानी कि रेत से, रेत के टीलों से ढका हुआ है। तरंगित मैदान है, रेत ही रेत तरंगों के रूप में पाई जाती है। और इस क्षेत्र में वर्षा की हम बात करें तो बहुत ही कम वर्षा होती है। कितनी? 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसी कारण तो ये मरुस्थलीय एरिया है, रेगिस्तान वाला एरिया है, क्योंकि यहाँ नमी नहीं है, जलवायु शुष्क है, मिट्टी एकदम शुष्क है। और इस शुष्क जलवायु क्षेत्र में वनस्पति बहुत ही कम होती है। अब जब पानी नहीं रहेगा, मिट्टी में नमी नहीं रहेगी, जलवायु में नमी नहीं रहेगी, तो वनस्पति कहाँ से पाई जाएगी? तो इसलिए यहाँ पर वनस्पति बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। वे ही पेड़ पौधे ज्यादा पाए जाते हैं जो कि जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है।
ठीक है, शुष्क जलवायु वाले पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं। भारतीय मरुस्थल की भी चर्चा हो गई। अब देखें, बात करें तटीय मैदान की, तो कहां पर दिखाई देते हैं भाई साहब तटीय मैदान? आ जाइए, ये देखें, ये वाला जो एरिया है आपका, यहां से लेके पूरा यहां तक। अब इस वाले भाग को आप क्या कहेंगे? इस वाले भाग को आप क्या कहेंगे? पश्चिम तटीय मैदान। और इसको क्या कहेंगे? पूर्वी तटीय मैदान, क्योंकि ये पूर्व की तरफ है और ये वाला जो भाग है वो पश्चिम की तरफ है। क्लियर हो गई बात? तो प्रायद्वीप के किनारे जो हैं, ये रहा भाई पूरा प्रायद्वीप यहां से यहां तक। प्रायद्वीप के किनारे कौन से हैं? ये वाले हैं भाई, ये प्रायद्वीप के किनारे हैं। तो प्रायद्वीप पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। संकीर्ण यानी कि बहुत ही पतली पट्टी, सकरी पट्टी का विस्तार है। ठीक है, सकरी पट्टी का विस्तार है जो पश्चिम में अरब सागर, यह है आपका अरब सागर, और पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। ये देखें, पूर्व में क्या दिखाई देती है? बंगाल की खाड़ी दिखाई देती है। ऑलराइट, क्लियर? तो ये हो गई बात तटीय मैदान की। और अब बात करते हैं द्वीप समूह की। कहाँ है भाई भारत के द्वीप समूह? ये देखें, एक दिखाई देता है हमें लक्षद्वीप समूह। कौन सा द्वीप समूह है? यहां पर देखें, अरब सागर में क्या है? लक्षद्वीप समूह है। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये रहे भारत के 2 द्वीप समूह, जो कि भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 2 हैं। लक्षद्वीप जिसकी राजधानी कावारत्ती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसकी राजधानी क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताना है। एक की राजधानी मैंने आपको बता दी है, दूसरे की राजधानी आपको ही बताना है। ऑलराइट, क्लियर? तो देखें, द्वीप समूह की बात हो रही थी, तो केरल के मालाबार तट के पास द्वीपों का समूह लक्षद्वीप। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, ये रहा आपका मालाबार तट, यहीं पर स्थित है केरल। तो केरल के पास जो मालाबार तट है उसी के पास क्या है? ये मालाबार तट, और उसी के पास लक्षद्वीप समूह है। ठीक है, और द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। छोटे प्रवाल द्वीप, प्रवाल क्या होता है? प्रवाल एक प्रकार का समुद्री जीव है जिसे मूंगा के नाम से या कोरल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये कोरल या मूंगा, ये प्रवाल क्या करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट निकालते हैं और उससे एक दीवार बनाते हैं। ठीक है, प्रवाल भित्ति बनाते हैं, जिसके फलस्वरूप लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। और पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। ये जो आपको लक्षद्वीप के द्वीप दिख रहे हैं, पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय और एमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। तो ये बात हो गई आपकी लक्षद्वीप की। क्लियर? और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। अब हम शुरुआत करते हैं एक एक पार्ट की बहुत ही डिटेल में। तो देखें, हिमालय पर्वत श्रृंखला की बात करें, द हिमालयन माउंटेन की बात करें, तो देखें भाई ध्यान से, भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा है और बनावट के दृष्टिकोण से एक वलित पर्वत है। ठीक है, ये जो भाग है ये पूरा का पूरा किस दिशा में हमें दिखाई देता है? उत्तर दिशा में दिखाई देता है। तो बनावट की दृष्टि से युवा है, इसका क्या मतलब है? बनावट की दृष्टि से ये भाग युवा है, इसका सीधा मतलब ये है कि बहुत पुराना नहीं है। पहले यहाँ पर तैथिस सागर हुआ करता था और बाद में फिर यहाँ पर हिमालय पर्वत निर्मित हुआ। वलित पर्वत है। वलित पर्वत मोड़दार पर्वतों को कहा जाता है, जिनमें कई सारे मोड़ होते हैं। और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर हमें कई सारे मोड़ दिखाई दे रहे हैं। ये देखें, दिखाई दे रहे हैं भाई साहब मोड़, कई सारे मोड़ दिखाई दे रहे हैं। तो मोड़दार पर्वत होने के कारण हिमालय पर्वत को वलित पर्वत के रूप में जाना जाता है। अब देखो भाई, कहां से कहां तक ये पर्वत श्रृंखला फैली हुई है उसके बारे में जानते हैं। तो देखें, ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। कहां से कहां तक? ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में, देखो भाई, ये है आपकी पश्चिम दिशा और ये है आपकी पूर्व दिशा। ऑलराइट, बात आई समझ में? ये है आपकी पश्चिम दिशा और ये है आपकी पूर्व दिशा। तो ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक, ये नदी दिखाई दे रही है आपको, सिंधु नदी,
ये देखें, सिंधु नदी से लेकर पश्चिम में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई है। ये देखें भाई, ये मिली अपन को ब्रह्मपुत्र नदी। क्लियर हुई बात? फिर से दिखाऊं क्या? देखिए, ये निकली अपनी सिंधु नदी, इस तरीके से प्रवेश करी और यहां से सिंधु नदी से लेकर ये रही सिंधु की सहायक नदियां, तो यहां से लेकर ये रही आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, यहां तक कौन सी पर्वत श्रृंखला? हिमालय पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्व की तरफ फैली हुई है। जिसकी लंबाई की बात करें तो जिसकी लंबाई कितनी दिखाई देती है? 2400 किलोमीटर इसकी हमें कुल लंबाई दिखाई देती है। ठीक है, और ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन सा पर्वत? हिमालय पर्वत श्रृंखला। ऑलराइट, अब देखें, इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है। कितनी है इसकी चौड़ाई? हमें कश्मीर में 400 किलोमीटर दिखाई देती है। अरुणाचल में 150 किलोमीटर दिखाई देती है। ठीक है, कश्मीर की बात करें, ये रहा आपका इधर कश्मीर, तो कश्मीर में इसकी 400 किलोमीटर है चौड़ाई। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें, एकदम पूर्व की बात करें तो इसकी चौड़ाई हमें 150 किलोमीटर दिखाई देती है, यानी कि पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज्यादा है। फिर पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है, क्योंकि पश्चिम भाग की ऊंचाई ज्यादा है और पूर्वी भाग की ऊंचाई हिमालय पर्वत के क्षेत्र में कम है। क्लियर यहां तक की बात? यहां तक किसी को कोई समस्या? क्या कहते हो भाई? जल्दी बताना है, तेजी से बताना है। ऑलराइट, क्लियर? चलिए अब देखें, हिमालय पर्वत श्रृंखला का देशांतरी विभाजन हम समझते हैं। देशांतरी विभाजन, बात आ रही है समझ में? देशांतरी विभाजन यानी कि लंबवत विभाजन की बात हो रही है। देशांतरी विभाजन यानी कि कुछ इस तरीके से विभाजन कि ऊपर से नीचे की तरफ कैसे इसका विभाजन किया गया है। तो देखें, देखिए भाई, ध्यान से देखना है। 3 भागों में इसका देशांतरी विभाजन हमें दिखाई देता है। ये देखें भाई, सबसे पहले ग्रीन कलर पर नजर डालिएगा, जो कि है महान या वृहद हिमालय, जिसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसी को जो है महान हिमालय, वृहद हिमालय, हिमाद्री या आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखना भाई, कौन सा कलर ले लें? ब्लू कलर ले लेते हैं। अब है लघु हिमालय, निम्न हिमालय, हिमाचल या लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और ऊपर वाले को किस नाम से जाना जाता था? ऊपर वाले को जो है वृहद हिमालय के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अब देखें भाई, ये वाला जो भाग है लघु हिमालय, मध्य हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है, या इसी को हिमाचल के नाम से भी जानते हैं। फिर है शिवालिक, फिर क्या है? फिर है शिवालिक। तो देखें, ये रहा आपका शिवालिक हिमालय का भाग। ऑलराइट, ये हो गया आपका शिवालिक हिमालय। तो 3 भाग हो गए, देशांतरी विभाजन आ गया समझ में। चलते हैं अब आगे। अब देखें, सबसे पहले हम देशांतरी विभाजन में सबसे पहले भाग महान हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री या वृहद हिमालय की हम बात करेंगे। सारे नाम भी याद रखना है। जितने नाम मैं एक पार्ट के आपको बता रही हूं कि महान हिमालय को आंतरिक हिमालय, वृहद हिमालय, हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, तो चारों नाम आपको याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि पेपर में आपसे किसी भी नाम से भी सवाल पूछा जा सकता है। फिर आप कहेंगे ये चीज तो मैंने पढ़ी नहीं, मैप में ये चीज तो देखी नहीं। तो कुछ चीजें आपको याद रखनी होंगी, कुछ चीजें आपको समझनी होंगी। ऑलराइट, तो महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री की चर्चा करें तो देखें, महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री की बात करें तो यह सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। कहां पर? जब अपन ने भारत का नक्शा देखा था, हिमालय क्षेत्र का देखा था, तो यह कहां दिखाई दिया था? सबसे ऊपर दिखाई दिया था। सबसे ऊपर दिखाई दिया था। तो यह सबसे उत्तरी भाग में स्थित है और सबसे सतत श्रृंखला है। सबसे सतत श्रृंखला यानी कि लगातार श्रृंखला है, एकदम यहां से चालू होती है और यहां तक ये पहुंचती है, और जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसके शिखरों की ऊंचाई की चर्चा करें तो कितनी देखने को मिलती है? 6000 मीटर की एवरेज हाइट। औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर की। फिर देखें, इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। जितने भी हिमालय पर्वतमाला के मुख्य शिखर होते हैं, जैसे हम माउंट एवरेस्ट की बात करें,
किसमें है? इसी में है। और हिमालय के वलय की प्रकृति असममित दिखाई देती है, यानी कि हिमालय के वलय, हिमालय के मोड़ की प्रकृति जो है असममित, यानी कि एक समान नहीं है। ठीक है, फिर देखें ये बना किससे है? हिमालय का जो सबसे ऊपर का भाग है, सबसे उत्तरी भाग है, बृहद हिमालय बना किससे है? ये बना है आपका, इस भाग का क्रोड जो है वो बना है ग्रेनाइट से बना है। ऑलराइट, याद रहेगा। फिर देखें यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। कैसे? बर्फ से ढकी रहती, इसी कारण तो इसे क्या कहा जाता है? इसी कारण इसे हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। ऑलराइट, तो ये श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सारी हिमानियों का प्रवाह होता है, बहुत सारी हिमानियां बहती हैं। ठीक है, बर्फ की नदी कह सकते हैं हम इसको, वो बहती रहती है और इसी कारण इसे हिमाद्री कहा जाता है, क्योंकि हिम से ढका रहता है, बर्फ से ढका रहता है। तो ये बात हो गई आपके महान या आंतरिक हिमालय की। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की, हिमालय के बीच वाले भाग की, जैसे निम्न हिमालय, मध्य हिमालय या हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है। बीच में है तो भाई मध्य हिमालय तो कहेंगे ही, साथ ही साथ इसे लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑलराइट, तो हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। ये रहा भाई आपका ऊपरी भारत का नक्शा। ठीक, और ये रहा आपका महान हिमालय। ठीक है, पहला भाग। और इसके बाद नीचे आपको मिलेगा कौन सा भाग? चलिए निम्न हिमालय लिख लेते हैं। ठीक है, ये जो भाग है वो है आपका निम्न हिमालय। और फिर अपना आता है भाई एक और भाग, शिवालिक। तो ये लो भाई, ये हो गया आपका शिवालिक। चलिए, तो क्या बात हो रही थी कि हिमालय के दक्षिण में स्थित यह श्रृंखला सबसे अधिक असम में है। कहां है? हिमालय के दक्षिण में स्थित यह श्रृंखला सबसे असम है। ठीक है, यानी कि एक समान नहीं है। और इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। कैसे हुआ इन श्रृंखलाओं का निर्माण? अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित चट्टानों से इनका निर्माण हुआ है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है। कितनी है? 3700 मीटर से 4500 मीटर तक की इसकी ऊंचाई हमें देखने को मिलती है। और औसत चौड़ाई की बात करें तो मात्र 50 किलोमीटर की इसकी औसत चौड़ाई हमें दिखाई देती है। तो ये बात हो गई आपकी किसकी? निम्न हिमालय या हिमाचल, जिसे मध्य हिमालय या लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो इसके भी चारों नाम आपको याद रखने हैं। चलिए चलते हैं अब आगे। चलिए हाँ जी, अब देखें, अब बात आती है किसकी? पीर पंजाल श्रृंखला, धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं सबसे लंबी तथा महत्वपूर्ण श्रृंखला है। यानी कि जो मध्य हिमालय की हमने चर्चा करी है उसकी महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं? तो देखें भैया, कौन कौन सी बात की गई है? पीर पंजाल श्रृंखला, ये मिल गई भैया पीर पंजाल श्रृंखला। धौलाधर श्रृंखला कहाँ है? ये है आपकी धौलाधर श्रृंखला। एक मिनट, ये हो गई आपकी पीर पंजाल, ये दिख गई हमें धौलाधर श्रृंखला। और महाभारत श्रृंखला इसकी सबसे महत्वपूर्ण तथा लंबी श्रृंखलाएं हैं किसकी? मध्य हिमालय की। ठीक है, और इसी मध्य हिमालय में, इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। क्या क्या स्थित है? कश्मीर की घाटी, हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां भी इसमें स्थित हैं। और इस क्षेत्र को, मध्य हिमालय के क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? पहाड़ी नगरों के लिए इस क्षेत्र को जाना जाता है। क्लियर है यहां तक की बात? चलिए अब चलते हैं आगे। अब देखें, अब बात करेंगे शिवालिक की। ठीक है, जो तीसरा पार्ट है और सबसे बाहरी पार्ट है, ये वाला जो भाग है, इसकी चर्चा करें
तो अब हम जानेंगे शिवालिक के बारे में। तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है। सबसे इधर बाहर की तरफ है। अब इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है, और ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच इसकी ऊंचाई हमें देखने को मिलती है। और ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। कैसे बनी है ये श्रृंखलाएं? ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाए गए जो असंपीड़ित अवसाद हैं उससे बनी है। और ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। किससे ढकी हुई हैं? बजरी से ढकी हुई है, और जलोढ़ मिट्टी जो है, जलोढ़ मिट्टी की मोटी परत से ये ढकी हुई है। ऑलराइट, क्लियर यहां तक की बात? चला जाए आगे। चलिए, तो यहां तक की बात हो गई शिवालिक की। फिर देखें, एक और बात है कि निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में, ये देखें, ये तो भाई शिवालिक का भाग है, ये भाग है निम्न हिमालय का भाग है। तो शिवालिक और निम्न हिमालय के बीच का जो क्षेत्र है, एक बार फिर से देखिएगा, ये हो गया भाग निम्न हिमालय का और ये हो गया भाग शिवालिक का। तो निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच का जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र? ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच का क्षेत्र, तो वहां पर क्या है? लंबवत घाटी है। इस लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है दून के नाम से। और कुछ प्रसिद्ध दून कौन कौन से हैं? जैसे कि आपने नाम सुना ही होगा, देहरादून का, कोटली दून का और पाटली दून का। बात आ रही समझ में? देहरादून, कोटली दून और पाटली दून, ठीक है, जो कि कहां पाए जाते हैं? निम्न हिमालय और शिवालय हिमालय के बीच में एक लंबवत घाटी के रूप में पाए जाते हैं। ऑलराइट, क्लियर? चलिए अब देखें, अब हिमालय पर्वत श्रृंखला का विभाजन जो है हम कैसे करेंगे? पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर करेंगे कि पश्चिम से पूर्व तक कौन कौन से क्षेत्र स्थित हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर हिमालय का विभाजन। देखें, सबसे पहले हम देखें तो कौन सा है? पंजाब हिमालय है। कौन सा भाग है? पंजाब हिमालय है। तो देखिएगा ध्यान से, एक तो भाग हो गया पंजाब हिमालय। सबसे पहले हम मैप में ही देख लेते हैं। एक भाग देखें पंजाब हिमालय दिखाई दिया, दूसरा भाग है कुमायूं हिमालय। पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रहे हैं अपन। कैसे? पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रहे हैं। तो पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ठीक है, इन 4 भागों में बांटा गया है। एक एक करके डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे पंजाब हिमालय के बारे में। तो सतलज और सिंधु नदी के बीच का जो क्षेत्र है, कहां? सतलज और सिंधु नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब नदी पर ध्यान देना है। सतलज और सिंधु नदी के बीच का क्षेत्र, ये निकल रही है सिंधु नदी, और इसी की सहायक नदी है सतलज नदी, जो कि यहां तक जाएगी कुछ इस तरीके से। तो इस और इसके बीच का जो सिंधु और सतलज के बीच का जो इतना क्षेत्र दिखाई दे रहा है, वो किस नाम से जाना गया है? पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। पश्चिम से पूर्व तक की बात करें तो इसे कश्मीर हिमालय और उसी के बाजू में हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये दोनों जगह उसी क्षेत्र में पड़ती हैं। तो ये बात हो गई भाई पंजाब हिमालय की, जो कि किन किन नदियों के बीच है? सतलज और सिंधु नदियों के बीच है। फिर देखें, बात करें कुमायूं हिमालय की, ठीक है। तो सतलज और काली नदी, कौन सी नदी? सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कुमायूं हिमालय कहा जाता है भाई। सतलज नदी, ये देखें भाई, सतलज नदी और यहां तक विस्तार रहेगा भाई। यहां से देखें तो काली नदी, यहां तक कुमायूं हिमालय का विस्तार रहेगा। तो यहां से सतलज नदी मिलेगी इसको, और ये जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? कुमायूं हिमालय का क्षेत्र, काली नदी का क्षेत्र। तो सतलज और काली नदी के बीच का क्षेत्र कौन सा कहलाएगा? कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाएगा। ऑलराइट,
अब देखें, बात करें नेपाल हिमालय की, ठीक है, नेपाल हिमालय, तो अब कौन सी नदी आएगी भाई? काली नदी खत्म हुई थी कुमायूं हिमालय पर, तो यहीं से चालू होगा भाई काली नदी, और यहां तक जो भाग जाएगा, यहां से यहां तक का भाग, वो नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाएगा। नदियां कौन सी रहेंगी? काली और तिस्ता नदी। तो काली व तिस्ता नदियां नेपाल हिमालय का निर्माण करती हैं। उसके बाद देखें असम हिमालय, तिस्ता और दिहांग, यहां पर तिस्ता नदी का क्षेत्र खत्म हुआ था, तो तिस्ता नदी से लेके दिहांग नदी तक का जितना क्षेत्र है वो असम हिमालय का निर्माण करती है। तो भैया ट्रिक से भी इसको समझ लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ट्रिक बता रही हूं भाई, पहले भी आपको बताई है, एक बार फिर से समझ लेना, ठीक है। PKNA, पकना, ठीक है। अब भाई क्या है ये पकना? तो देखें, P फॉर पंजाब, K फॉर कुमायूं, N फॉर नेपाल, A फॉर असम। अब बात कर लेते हैं इसमें नदियों की। तो शुरुआत कहां से हुई थी भाई? सिंधु नदी से। तो सिंधु और सतलज नदी के बीच का क्षेत्र हुआ आपका पंजाब हिमालय। फिर सतलज और काली नदी, कौन सी नदी? सतलज और काली नदी के बीच का क्षेत्र हुआ कुमायूं हिमालय। फिर काली और तिस्ता नदी, काली और तिस्ता नदी के बीच का क्षेत्र हुआ नेपाल हिमालय। और फिर असम, तो भाई तिस्ता नदी और दिहांग नदी, तिस्ता नदी और देहांग नदी के बीच का जो क्षेत्र हुआ वो हुआ आपका असम हिमालय। तो PKNA, पकना पंजाब, असम पंजाब, कुमायूं नेपाल, असम, सिंधु सतलज, सतलज काली, काली तिस्ता, तिस्ता दिहांग, बात खत्म। हो गया याद? क्या कहते हो? तो ये हो गया आपका हिमालय का पश्चिम से पूर्व में स्थित क्षेत्रों के आधार पर हिमालय का विभाजन। तो चलिए चलते हैं अब आगे। हाँ जी, तो हम हिमालय पर्वत श्रृंखला में आगे जानने वाले हैं पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। जी हाँ, पूर्वी पहाड़ियां या पूर्वी पर्वत श्रृंखलाएं जो कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही एक भाग है, कौन कौन सी हैं जानते हैं इनको। अब सबसे पहली बात तो ये है, हमसे कहा गया है, हमें बताया गया है कि पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां हैं, तो दिशा कौन सी होगी? हिमालय पर्वत की कौन सी दिशा के बारे में बात हो रही है? तो हिमालय पर्वत की यहां पर हम बात करें तो हिमालय पर्वत के पूर्वी क्षेत्र की तरफ की बात हो रही है। किस क्षेत्र की बात हो रही है? पूर्वी हिमालय की बात हो रही है। पूर्वांचल यानी कि पूर्व में स्थित हिमालय का भाग, पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय में आपको मैप में कई सारी छोटी छोटी पहाड़ियों के नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे। चलिए तो जानते हैं इनके बारे में भी। देखें भाई, तो ये पूर्वी भारत की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, एक बात, जिसमें ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। बात आ रही समझ में? जो पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, पूर्वी भारत की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उसमें ब्रह्मपुत्र नदी जो है, कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी जो है हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ठीक है, हम बात करें तो यहां पर ये जो भाग है वो किस नदी के रूप में है? ये जो भाग है वो ब्रह्मपुत्र नदी का भाग है। बात आ रही है समझ में? तो ब्रह्मपुत्र नदी एक ऐसी नदी है जो पूर्वी हिमालय की सीमा को बनाती है। फिर उसके बाद देखें, दिहांग महाखड्ड के बाद दिहांग नदी कहां की बात हो रही है? जब अपन ने हिमालय का क्षैतिज विस्तार देखा था, जैसे कि पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, और इसके साथ साथ क्या देखा था? असम हिमालय देखा था। ठीक है, तो असम हिमालय कौन सी नदियों के बीच था? जल्दी से कमेंट करके बताइए। जब हमने असम हिमालय की बात करी थी, ठीक है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, ये क्या था? हिमालय का क्षैतिज विभाजन जब हमने देखा था तो हर एक हिमालय का जो पार्ट है दो नदियों के बीच में था। तो इसी प्रकार से मैं आपसे पूछ रही हूं कि असम हिमालय का जो भाग है वो किस नदियों, किन-किन नदियों के बीच में है? ठीक है, एक नदी तो आपको दिख रही है, दिहांग नदी।
ठीक है, एक तो क्लियर है भाई दिहांग नदी, यानी कि सबसे आखिरी में आपको कौन सी नदी दिखाई देगी, यहां पर दिहांग नदी दिखाई देगी। ठीक है, तो उसके पहले जो है कौन सी नदी होनी चाहिए भाई, जल्दी से बताओ। पंजाब हिमालय, सिंधु सतलज, फिर सतलज काली, फिर काली तिस्ता, ठीक है, काली तिस्ता नेपाल हिमालय, फिर तिस्ता और देहांग असम हिमालय। ठीक है, तो तिस्ता और देहांग के बीच का जो क्षेत्र था वो कौन सा क्षेत्र था, असम हिमालय का क्षेत्र था। अब यहां पर बात कही गई है दिहांग महाखंड के बाद हिमालय जो है दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाता है। अब देखो भाई, दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाता है, यहां से हम जाएंगे तो यहां से हम बात करेंगे तो यहां से मुड़ते समय ये देखें भाई, एक तीखा मोड़ हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक मोड़ दिखाई दे रहा है, भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। बात आ रही है समझ में? तो यहां से जब हम इस तरीके से जाएंगे तो ये जो है हिमालय पूरा पूर्वी सीमा के साथ मिल जाता है, फैल जाता है। क्लियर? और ये पहाड़ियां, जितनी भी पहाड़ियां हैं, पूर्वांचल की पहाड़ियां या पूर्वी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वो उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं। ठीक है, जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, जितने भी इन सारे राज्यों की हम बात करें, ये क्या है, अपनी नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, यानी कि उत्तर पूर्वी दिशा हो गई। तो ये सारी पहाड़ियां जो हैं कितने राज्यों से होकर गुजर रही हैं, कौन कौन से राज्यों से होकर गुजर रही हैं, तो पूर्वोत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट जितने भी स्टेट हैं भारत के, उन सब से होकर गुजर रही हैं। अब नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत के राज्य कौन कौन से होते हैं, तो देखें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पूर्वी असम तथा मजबूत बलुआ पत्थरों से जो अवसादी शैलों से बनी है, उन वहां पर ये सारी पहाड़ियां पाई जाती हैं। ऑलराइट, क्लियर हो गई बात? तो जितने भी पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं उन सभी राज्यों में ये पहाड़ियां पाई जाती हैं। अब नाम देखें हम, इस मैप में ही आपको सारे नाम दिखाई दे रहे होंगे। देखें भाई सबसे पहले हम ऊपर की बात करें तो ये देखें डफला, मिरी, अभोर, मिशमी। ठीक है, उसके बाद देखें नीचे की तरफ आए तो ये देखें भाई गारो, खासी, जयंतिया कहाँ पे हैं, मेघालय राज्य में दिखाई देती हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर हम देखें, यहाँ की बात करें त्रिपुरा हिल्स, त्रिपुरा में दिखाई देती हैं। फिर देखें यहां से आए हम पटकाई बुम, नागा पहाड़ियां, ठीक है, लेमाटोल पहाड़ियां, लुसाई पहाड़ियां, इतनी सारी पहाड़ियां हमें दिखाई देती हैं पूर्वोत्तर भारत में, जिन्हें हम पूर्वांचल की पहाड़ियां या पूर्वी पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जानते हैं। ऑलराइट, बात क्लियर यहां तक की? चला जाए फिर आगे, चलिए। तो ये बात हो गई भाई पूर्वांचल की पहाड़ियां। और हाँ भाई, ये जितनी भी पहाड़ियां हैं ये घने जंगलों से ढकी हुई हैं, काफी घने जंगल यहाँ पर पाए जाते हैं। इनमें पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियां शामिल हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर कुछ ही पहाड़ियों के नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ ही पहाड़ियों के नाम दिए हैं, बाकी सारी पहाड़ियां आपको इस मैप में बहुत अच्छे से दिखाई दे रही होंगी। ऑलराइट, चलिए अब देखें बात करते हैं उत्तरी मैदान की, द नॉर्दर्न प्लेन। अभी तक हमने बात करी किसकी? अभी तक हमने बात करी हिमालय पर्वत की। ठीक है, हिमालय पर्वत का पूरा विस्तार हमने पश्चिम से पूर्व तक देख लिया। ऑलराइट, अब उत्तरी मैदान की बात करते हैं। तो उत्तरी मैदान भारत के मानचित्र में हमें कहाँ दिखाई देता है भाई? ध्यान से देखें, ये देखें भाई, हिमालय के नीचे का जितना क्षेत्र है, शिवालिक हिमालय के नीचे का जितना क्षेत्र है, और जो क्षेत्र ब्रह्मपुत्र नदी तक जाता हुआ हमें दिखाई देता है, वो सारा का सारा क्षेत्र उत्तरी मैदान के नाम से जाना जाता है, उत्तर भारत के मैदान के नाम से जाना जाता है। ऑलराइट, और उत्तर भारत के मैदान का निर्माण कैसे हुआ है? नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप से इस मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब कौन कौन से नदी तंत्र हैं उत्तर भारत के मैदान में, कौन कौन से नदी तंत्र हैं जिसके द्वारा इसका निर्माण हुआ है? तो बात करें
सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इन तीनों नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप से, इस शब्द पर ध्यान देना, इस मिट्टी पर ध्यान देना, कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप से उत्तरी भारत के मैदान का निर्माण हुआ है। अब जलोढ़ मिट्टी से बना है तो सीधी सी बात है कि उपजाऊ मैदान होगा, क्योंकि जितनी भी मिट्टी होती है, 6 प्रकार की मिट्टी हमने पढ़ी है, 6 प्रकार की मिट्टी में सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो देखें उत्तरी मैदान जो है 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना हुआ है और यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है जो कि बहुत उपजाऊ होती है। अब ये जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होती है तो पूरा उत्तरी भारत का मैदान भी उपजाऊ होगा। ऑलराइट, फिर लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ। हिमालय के गिरिपाद की बात यहाँ पर कही गई है, हिमालय के गिरिपाद। अब भैया ये हिमालय है, यहाँ तक शिवालिक हिमालय, और शिवालिक हिमालय यानी कि पूरे हिमालय का जो गिरिपाद है, गिरि का अर्थ होता है पर्वत, पाद यानी कि उसके नीचे का हिस्सा। ठीक है, यानी कि पाद का हिंदी में अर्थ क्या होता है? पैर, चरण। ठीक है, तो हिमालय का जो निचला हिस्सा है, ठीक है, उसके नीचे का जो भाग है वो कौन सा भाग है? उत्तरी मैदान, जिसका निर्माण कैसे हुआ है? बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप के परिणाम स्वरूप इस भाग का निर्माण हुआ है। ऑलराइट, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ, किससे? जलोढ़ के निक्षेपों से। अब देखें इसके विस्तार की बात करें, उत्तरी भारत के मैदान के विस्तार की हम बात करें तो इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। कितना है इसका विस्तार? 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है तथा लगभग 2400 किलोमीटर लंबा। कितना लंबा है? 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर ये चौड़ा है। इसके विस्तार की बात करें तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर है। लंबाई की बात करें, यहां से यहां तक की बात करें तो 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और चौड़ाई की बात करें यहां यानी कि इस भाग की बात करें, चौड़ाई की बात करें तो 240 से 320 किलोमीटर ये भाग चौड़ा है। ऑलराइट, तो कौन कौन सी बातें सीखी कि उत्तरी भारत का जो मैदान है, उत्तरी मैदान है, वो किन नदियों से बना है, किस मिट्टी से बना है, कितना उपजाऊ है और इसका विस्तार कितना है। 3 पॉइंट याद रहेंगे। 3 पॉइंट कौन कौन से हैं? कैसे निर्माण हुआ, ठीक है, ध्यान से देखना भाई कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे उत्तरी भारत के मैदान के बारे में पूछा जाए तो आपको क्या क्या लिखना है? एक तो हो गया आपका निर्माण, उसके बाद एक मिनट, सबसे पहली बात नदी तंत्र और मिट्टी, ये दोनों बातें आपकी आ जाएंगी निर्माण में। और फिर हमने देखा विस्तार, तो विस्तार कितने लाख वर्ग किलोमीटर है वो, और साथ ही साथ इसमें हम इसकी लंबाई और चौड़ाई का भी जिक्र कर देंगे। ऑलराइट, क्लियर? चलिए चलते हैं आगे। अब देखें यहाँ पर जो है उपजाऊ मैदान है, मिट्टी उपजाऊ है, यानी कि यहाँ पर कृषि कार्य बहुत अच्छे से होता है। उपजाऊ जमीन है तो पैदावार अच्छी होती होगी, तो यहाँ पर जनसंख्या भी ज्यादा निवास करती होगी, यानी कि ये सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है। समृद्ध मृदा आवरण क्यों पाई जाती है? क्योंकि समृद्ध मृदा आवरण है, मिट्टी बहुत अच्छी है, पर्याप्त पानी की उपलब्धता है, नदियां हैं तो पानी की उपलब्धता तो रहेगी ही, एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। ऑलराइट, तो उत्पादकता क्यों अच्छी है और सघन जनसंख्या क्यों है यहाँ पर, उसका कारण भी हमें पता चल गया। ठीक है, अब देखें उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में मदद करती हैं। जो उत्तरी पर्वत से नदियां आ रही हैं, ठीक है, ये रहे मान लो कि उत्तर के पर्वत, ठीक, ये रहे पर्वत, और यहां से जो नदियां आ रही हैं,
इस क्षेत्र से बह के जो भी नदियां आ रही हैं, वे नदियां क्या करती हैं? वे नदियां उत्तर भारत के मैदान में अपने साथ क्या लेके आती हैं? मिट्टी को लेकर आती हैं और उत्तर भारत के मैदान का निर्माण करती हैं। बात आई समझ में? क्या कहते हो भाई, यहां तक की बात क्लियर हुई सभी को? ये क्या है भाई? नदियों द्वारा लाई गई ये आपकी मिट्टी हो गई। ठीक, क्लियर है यहां तक की बात? जल्दी बताएं भाई। तो इस मिट्टी के फलस्वरूप, जलोढ़ मिट्टी के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ है और यहां पर पैदावार जो है इसी वजह से अच्छी होती है। ऑलराइट, चलिए क्लियर यहां तक की बात। अब देखें अगली बात हमें क्या जानने को मिलती है। तो नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण, अब नदी का निचला भाग कौन सा हुआ? ये तो हो गया ऊपरी भाग। अब नदी का जो निचला वाला भाग है, यहां से इस भाग की बात करें तो नदियां कुछ इस तरीके से आई। ठीक है, नदियां जो है कुछ इस तरीके से आई यहां पर। ठीक, बात आ रही है समझ में? क्या कहते हो? हाँ जी, तो ये जो निचला भाग है, जैसे ही नदियां नीचे की तरफ आ रही हैं तो इनका ढाल जो है कम होता जा रहा है, क्योंकि ये पर्वतों से जब आ रही हैं, उत्तरी पर्वतों से आ रही हैं, कुछ इस तरीके से आ रही हैं, तो ढाल तीव्र है। कोई भी चीज ढाल से गिरेगी, कोई भी चीज हो, यहां से पर्वत से जब कोई भी चीज गिरेगी तो भाई ढाल तेज है पर्वत की, तो एकदम तेजी से आएगी। यानी कि नदी जब ढाल से गिरेगी, पानी भी जब आप एक ढाल के सहारे गिराते हैं तो वो तेजी से आता है। लेकिन जब वही पानी एक समतल पर बहता है तो उसकी गति धीमी हो जाती है। जैसे कि हम पाइपलाइन की बात करें, ठीक है, पाइप से पानी कितनी तेजी से नीचे आता है, लेकिन वही पानी जमीन पर बिखर जाए तो उतनी तेजी से आगे की ओर नहीं बढ़ता। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर बात है नदियों की, कि नदियों का ढाल जो है नीचे आने पर निचले भागों में कम हो जाता है, तो नदियों की गति भी कम हो जाती है। अब यहाँ पर आने पर जो है इस तरीके से नदी आ रही है, यहाँ से यहाँ तक तो ढाल है भाई, तेजी से आ रही। अब धीरे धीरे क्या है, निचले ढाल में समतल क्षेत्र होने के कारण ढाल कम हो गई निचले क्षेत्र में, तो गति कम हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण उस क्षेत्र में हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें, उदाहरण के तौर पर बात करें ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी असम में एक द्वीप का निर्माण करती है। उस द्वीप का पता है क्या नाम है? उस द्वीप का नाम है माजुली द्वीप, जो कि एक नदी द्वीप है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? क्या बात चल रही थी? नदीय द्वीप की, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? नदीय द्वीप के एग्जाम्पल की हम बात करें, हाँ जी, तो नदी द्वीप की बात करें तो ये है भाई असम में है एक माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। ऑलराइट, ये हो गई आपकी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब देखें, ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्रित हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती हैं, जिन्हें वितरिकाएं कहा जाता है। क्या बात कही गई है कि इन नदियों के निचले भाग में, ये गई नदी, ठीक है, अब इनके निचले भाग में गाद एकत्रित हो गई। ठीक है, कुछ इस तरीके से गाद एकत्रित हो गई तो क्या होगा, ये जो है एक फ्लो में ना बहकर कई सारे भागों में बट जाती हैं। जैसे कि यहां से कुछ इस तरीके से धारा निकल आएगी, यहां से कुछ इस तरीके से धारा निकल आएगी, मतलब जहां से भी जगह मिलेगी, जहां से भी जगह मिलेगी तो जो है वो अलग अलग वितरिकाओं में बट जाएगी, यानी कि उसकी और भी धाराएं निकल आएंगी। क्लियर, यहां तक की बात हो गई। अब देखें, उत्तरी मैदान के विभाजन की अब हम बात करते हैं। हिमालय के विभाजन को तो अपन ने बहुत अच्छे से समझा था। अब बात करते हैं उत्तरी मैदान के विभाजन की, कि उत्तरी मैदान का विभाजन 3 उपवर्गों में किस प्रकार से किया गया है। तो देखें, सबसे पहले पंजाब का मैदान है,
ठीक है, उसके बाद गंगा का मैदान है और उसके बाद ब्रह्मपुत्र का मैदान है। अब मानचित्र में ये सब हमें कहाँ दिखाई देते हैं, तो देखें भाई, ध्यान से देखें। हाँ जी, ये रहा अपना क्षेत्र उत्तर के मैदान का। भाई सभी को इसी तरीके से बना के बार बार देखना है, तभी प्रैक्टिस होगी और तभी आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, नहीं तो भाई सभी को दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो 3 भागों में बांटा गया है। कैसे? पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ये हो गया भाई साहब आपका पंजाब का मैदान। ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को पंजाब का मैदान। ये रहा भाई, ये क्षेत्र है आपका पंजाब का मैदान। ठीक, उसके बाद आता है गंगा का मैदान। तो गंगा के मैदान को भी इन्हें 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से वो 3 भाग हैं गंगा के मैदान के? एक है आपका ऊपरी गंगा का मैदान, एक है आपका गंगा का मध्य गंगा का मैदान और एक है गंगा का निम्न मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। तो कुछ इस तरीके से हमें गंगा के मैदान का क्षेत्र दिखाई देता है। ऑलराइट, क्लियर हुई यहां तक की बात? ये हो गया आपका गंगा का मैदान। हाँ जी, ये जो जितना भी क्षेत्र है वो हो गया गंगा का मैदान। ऑलराइट, अब क्या बचा हमारे पास? अब बचा हमारे पास ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो कि उत्तर भारत के मैदान का तीसरा भाग है। चलिए देखें इसको भी। तो ब्रह्मपुत्र के मैदान के रूप में हमें कुछ इस तरीके से ये वाला क्षेत्र दिखाई देता है। ठीक, तो ये हो गया भाई साहब आपका भाग। कौन सा भाग हो गया? ये हो गया आपका उत्तर का मैदान, जो है 3 उपवर्गों में जिस तरीके से बांटा गया है। ऑलराइट, अब देखें भाई, एक एक को अपन डिटेल में समझ लेते हैं। तो पंजाब के मैदान की बात करें तो देखें उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को, अब ये है भाई उत्तरी मैदान और इसका पश्चिमी भाग कौन सा हुआ? इस तरफ वाला भाग, ये है भाई आपकी पश्चिम दिशा। तो उत्तरी भाग के पश्चिमी भाग को, उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है, जो कि सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है। और इसका बहुत बड़ा भाग कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में भी स्थित है, यानी कि यहाँ हम बाहर जाएंगे पाकिस्तान की तरफ भी इसका जो है भाग है, बहुत बड़ा भाग। क्योंकि कैसे बना है? सिंधु और उसकी सहायक नदी, और यहाँ से भाई आपको सिंधु नदी दिखाई देती है और सिंधु नदी की ये यहाँ से आपको कुछ सहायक नदियां दिखाई देती हैं, जैसे कि झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। ठीक है, क्लियर है? तो पंजाब के मैदान का बहुत बड़ा भाग हमें कहां दिखाई देता है? पाकिस्तान में भी दिखाई देता है, भारत के साथ साथ। ऑलराइट, दूसरा है यहां पर गंगा का मैदान। ठीक है, तो इस मैदान का विस्तार घग्गर तथा तिस्ता नदियों के बीच है। ये वाला जो भाग है, ठीक है, इस वाले भाग की तरफ ध्यान से देखना है आपको। तो ये वाला जो भाग है घग्गर और तिस्ता नदी के बीच स्थित है। कौन सी नदी? घग्गर और तिस्ता नदी। घग्गर और तिस्ता नदी के बीच ये क्षेत्र पाया जाता है। ऑलराइट, और यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिमी बंगाल में फैला है। कौन कौन से राज्यों में गंगा का मैदान फैला हुआ है? कौन कौन से स्टेट कवर होते हैं गंगा के मैदान से? तो देखें भाई, उत्तरी भारत के राज्य हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल तक ये फैला हुआ है। ठीक है, अब तीसरा भाग है ब्रह्मपुत्र का मैदान। कौन सा भाग है? ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो देखें, यह मैदान गंगा के मैदान के पश्चिम में, विशेषकर असम में है। गंगा के मैदान, देखें भाई, ये है गंगा का मैदान और गंगा के मैदान के बाजू से यहां पर देखें विशेषकर कहां पर? असम राज्य में स्थित है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का ये मैदान है, यहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी हमें देखने को मिलती है। ऑलराइट, तो ये क्या हो गया? उत्तर भारत का जो मैदान है, उत्तरी मैदान है, उसको किस तरीके से 3 भागों में बांटा गया है? पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। ऑलराइट, क्लियर? चलिए
नेक्स्ट है उत्तरी मैदान के बारे में आगे की बात करें तो उत्तरी मैदान की भूमि समतल नहीं है, जैसे कि हमने यहां पर देखा था। तो क्या यह भूमि आपको समतल दिखाई देती है, ऊपर नीची भूमि दिखाई देती है, क्या कहते हो? इस तरीके से हमें ये ऊपर नीची भूमि दिखाई देती है। बात आ रही है समझ में? यानी कि एक समान समतल भूमि नहीं है, यही बात यहाँ पे कही गई है। तो उत्तरी मैदान की भूमि जो है समतल नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है, अलग अलग जगह ये भूमि अलग अलग रूप में हमें दिखाई देती है। भौगोलिक विविधता यानी कि अलग अलग जगह वही भूमि वही भाग हमें अलग अलग तरीके से दिखाई देता है। कैसे? तो देखो, आकृति के आधार पर भिन्नता है इसमें, यानी कि रूप के आधार पर भिन्नता है। ठीक है, तो आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से भाग हैं? एक है भाबर, ठीक है, ये देखें, भाबर, तराई, बांगर और खादर। ऑलराइट, ये है आपका भाबर क्षेत्र, ये है आपका तराई क्षेत्र, ये है बांगर क्षेत्र और ये है खादर क्षेत्र। ठीक है, और ये रहा आपका हिमालय पर्वत, ट्रांस हिमालय। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात? ये यहां पर नीचे आपको एक नदी घाटी दी गई है। तो चलिए जानते हैं इसको भी, एक एक करके समझते हैं कि आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को किस तरीके से 4 भागों में बांटा गया है। और पहले हमने क्या पढ़ा था? 3 वर्गों में बांटा था। ठीक है, यहां पर हमने क्या पढ़ा था? 3 वर्गों में बांटा था, 3 भागों में, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। लेकिन जब हम आकृति के आधार पर बात करें, आकृति की भिन्नता के आधार पर बात करें तो कैसे अलग अलग बांटा गया है उसको भी देखते हैं। तो आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं भाबर क्षेत्र की। भाबर क्षेत्र, तो देखें, नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं, जिसे भाबर के नाम से जाना जाता है। यह है पर्वत। ठीक है, अब इस मैदान का निर्माण कैसे हुआ है? नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के निक्षेप से। ठीक है, तो यहां पर वही बात कही गई है कि नदियां जो है पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर, क्योंकि हिमालय का आखिरी भाग कौन सा है, बाहरी भाग कौन सा है, शिवालिक, तो वहीं से नदियां उतरेंगी। बात आ रही है समझ में? तो नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से, ये देखें भाई, शिवालिक की ढाल है, यहां से नदी उतर रही है, यहां से नदी उतरेगी। हाँ जी, यहां से नदी उतरेगी और ये देखें भाई 8 से 16 किलोमीटर की, ये देखें 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी, ये देखें यहां से यहां तक चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं। ये देखें भाई, छोटे छोटे आपको निक्षेप दिखाई दे रहे होंगे। ये देखें यहां से यहां तक की जो बात हो रही है, तो ये क्षेत्र किस नाम से जाना गया है? यही क्षेत्र भाबर के नाम से जाना गया है। ऑलराइट, ठीक है, एक भाग क्लियर। अब देखें दूसरा भाग कौन सा देखने को मिलता है। दूसरा भाग भाबर के बाद हम चलेंगे, हाँ जी, किस पर? तराई क्षेत्र पर। किस पर? तराई क्षेत्र की बात करें तो तराई क्षेत्र में हमें क्या देखने को मिलता है कि भाबर के दक्षिण में नदियां, अब भाबर का दक्षिण, भाबर से थोड़ा नीचे की तरफ है ये क्षेत्र। ठीक है, बाजू में है और थोड़ा नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ है यानी कि इसके दक्षिण में स्थित क्षेत्र है। तो भाबर के दक्षिण में नदियां, हाँ जी, भाबर के दक्षिण में नदियां नम एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं। शब्द से ही दिखाई दे रहा हमें तराई। ठीक है, तराई क्षेत्र है, तराई यानी कि तर भूमि, नम भूमि, दलदली भूमि, आर्द्र भूमि, हल्की सी गीली भूमि। ठीक है, तो भाबर के दक्षिण में नदियां नम और दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे क्या कहा गया है? जिसे तराई कहा गया है। ये देखें इस तरीके से इसका निर्माण हुआ है। बात आ रही है समझ में? ये देखें, तो ये भूमि कैसी है? अब भाई नदी वाला क्षेत्र है तो नम क्षेत्र तो रहेगा ही, तो ये हो गया आपका तराई क्षेत्र, जो कि नम एवं दलदली भूमि के रूप में है। फिर है भांगर क्षेत्र। भांगर क्षेत्र, भांगर क्षेत्र को बांगर क्षेत्र भी कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र? बांगर क्षेत्र, जो कि हमने जलोढ़ मिट्टी के प्रकारों में पढ़ा था।
कौन से प्रकार थे जलोढ़ मिट्टी के? एक था बांगर और दूसरा था खादर। ऑलराइट, क्लियर हो रही है सारी बात? अभी तक कोई समस्या हो तो जल्दी से कमेंट करके बताना है, और अगर अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो फटाफट से लाइक शेयर करना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि आपको हर एक वीडियो के बारे में पता चलता रहे। अब बात करें हम बांगर क्षेत्र की, ठीक है, तो पुराने जलोढ़ से बना बांगर मिट्टी की बात हो रही है, बांगर क्षेत्र की। बांगर क्षेत्र यानी कि पुराना जलोढ़ का क्षेत्र। तो ये क्षेत्र किस मिट्टी से बना रहेगा? पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना रहेगा। तो उत्तरी मैदान का विशालतम भाग जो नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है, ये देखो, ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, देखो भाई ऊपर की तरफ है, किसके ऊपर है? नदियों के बाढ़ वाले। ये जो नदी दिखाई दे रही है आपको, ये देखो, यहां से यहां तक नदी है, तो नदियों के ऊपर स्थित क्षेत्र है, नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर है। ये देखो ऊंचाई दिख रही है इसकी ऊपर की तरफ, ठीक है। तो नदियों का पानी यहां तक पहुंच ही नहीं पाता। नदियों में जब बाढ़ आती है तो बाढ़ का पानी यहां पर पहुंच नहीं पाता, जिस कारण यहां नई मिट्टी नहीं जम पाती, पुरानी मिट्टी ही रहती है। इसलिए इसे पुराना जलोढ़ का क्षेत्र या बांगर क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। अब है अगला क्षेत्र खादर क्षेत्र। खादर क्षेत्र ये कहां है? बाढ़ वाले मैदानों के, ये देखो भाई, ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो दो बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं कुछ इस तरीके से देखें, और ये क्या है? ये आपको पानी दिखाई दे रहे हैं, यानी कि नदी का बाढ़ वाला क्षेत्र है। ऑलराइट, तो बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को क्या कहा जाता है? खादर। क्योंकि खादर क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहां पर नदियां बाढ़ के पानी के साथ नई मिट्टी लाती हैं और नई मिट्टी की परत जमा करती हैं, जिसे खादर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और नई मिट्टी जमा होने के साथ ही यहाँ पर उपजाऊ क्षमता बहुत ज्यादा होती है, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो बागर में है, बागर क्षेत्र कहलाता है, वहां पर नई मिट्टी जमा नहीं होती है, इसलिए वो मैदान उपजाऊ नहीं होता है। तो ये हो गया आपका मैदान का, उत्तरी मैदान का वर्गीकरण आकृतिक भिन्नता के आधार पर। चलिए, हाँ जी, तो अब उत्तरी मैदान के बाद किसकी बारी आती है? प्रायद्वीपीय पठार की। हमने उत्तर के पर्वतीय श्रृंखला की बात कर ली, यानी कि हिमालय पर्वत की बात कर ली, उसके बाद उत्तर के मैदान की हमने बात कर ली। अब बात आती है उसके नीचे के क्षेत्र की, प्रायद्वीपीय पठार की, द पेनिनसुलर प्लेट्यू। ऑलराइट, चलिए चलें फिर आगे देखें भाई। ये देखें, सबसे पहले तो भाई अपन को नक्शा ही देखना है, तो ठीक है। तो ये देखें भाई, भारत में ये वाला क्षेत्र आप देखें, चलिए ठीक, ऑलराइट, यहां तक की बात क्लियर। भारत का प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र है। अब प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? इस क्षेत्र विशेष को प्रायद्वीप क्यों कहा गया? पठार तो भाई माना हमने, लेकिन प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है? प्रायद्वीप, पेनिनसुला का अर्थ क्या होता है? तो ध्यान से सुनना। ये जो भाग है भाई, भारत का नक्शा तो क्लियर है, यहां से देखें भाई राजस्थान, यहाँ गुजरात, फिर अपन नीचे आ गए भाई दक्षिण भारत की तरफ आ गए, यहां से देखें फिर पूर्वी भारत की तरफ आगे बढ़ गए, फिर इसके ऊपर का भी क्षेत्र रहेगा। तो अपन ने मुख्यतः किस पार्ट को मेंशन किया है? प्रायद्वीपीय पठार को मेंशन किया है। ऑलराइट, तो प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? प्रायद्वीप एक भूभाग ही है, जमीन का ही एक भाग है, जमीन का ही एक टुकड़ा है, बहुत बड़ा टुकड़ा है। तो प्रायद्वीप उस भाग को कहा जाता है जो एक तरफ स्थल से घिरा हो, जो एक तरफ स्थल से घिरा हो, ठीक है। इसके ऊपर के भाग की हम चर्चा करें तो पूरा का पूरा भाग कैसा है? स्थल भाग है, ठीक है। तो यहां से स्थल से घिरा हुआ है और तीनों तरफ से जो समुद्र से घिरा हुआ हो, तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ हो? समुद्र से घिरा हुआ हो, जल भाग से घिरा हुआ हो, तीनों तरफ से। बात आई समझ में? तो प्रायद्वीप उस भाग को कहा जाता है, प्रायद्वीप उस भूभाग को कहा जाता है जो एक तरफ स्थल भाग से घिरा होता है और तीनों तरफ समुद्र से घिरा होता है। तो यहां पर क्या है? यहां पर है भाई साहब आपका अरब सागर, ठीक है। यहां पर क्या देखने को मिलता है हमें? हिंद महासागर देखने को मिलता है, और यहां पर हमें बंगाल की खाड़ी देखने को मिलती है।
ठीक है, यहां पर बंगाल की खाड़ी देखने को मिलती है। ऑलराइट, क्लियर है। तो ये कैसी आकृति है? मेज की आकृति वाला पठार है। ठीक है, मेज की आकृति यानी कि टेबल। टेबल कैसी होती है भाई? यहां से एकदम प्लेन होती है। ठीक है, टेबल कैसी होती है भाई? चलिए थोड़ा टेबल बना के देखते हैं अपन। हाँ जी, कुछ इस तरीके से रहेगी आपकी टेबल। ठीक है, ये एकदम प्लेन है। और नीचे क्या चाहिए भाई टेबल के लिए? नीचे चाहिए टेबल के लिए सपोर्ट चाहिए। ठीक है, नीचे टेबल के लिए क्या चाहिए? कुछ इस तरीके का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ये एक मेज की आकृति वाला भाग है। यहां से हमें ये प्लेन दिखाई देता है और यहां से इसको जो है सपोर्ट मिला हुआ है। ठीक है, क्लियर है। अब ये बना कैसे है? ये बना है पुराने क्रिस्टल या आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों यानी कि चट्टान। शैल का अर्थ क्या होता है? चट्टान। तो ये पुराने क्रिस्टल या आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से प्रायद्वीपीय पठार बना हुआ है। फिर आगे की बात करें तो देखें, यह गोंडवाना भूमि के टूटने और अपवाह के कारण बना है। कैसे बना है? ये वाला भाग जो है गोंडवाना क्षेत्र कहलाता है। तो गोंडवाना भूमि के टूटने और अपवाह के कारण ये क्षेत्र बना था। और इस पठार के भी दो भाग हैं। कौन कौन से दो भाग हैं इस पठार के? तो इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, एक है मध्य उच्च भूमि और एक है दक्कन का पठार। कौन सा है? एक है मध्य उच्च भूमि और एक है दक्कन का पठार। अब मध्य उच्च भूमि कहाँ है और दक्कन का पठार कहाँ है उसको देख लेते हैं। देखें भाई, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मध्य उच्च भूमि के बारे में। मध्य उच्च भूमि का क्षेत्र हमें कहाँ दिखाई देता है? तो देखें, मध्य उच्च भूमि तो नर्मदा नदी के उत्तर की तरफ अपन चलते हैं। कहां पर? नर्मदा नदी के उत्तर। अब नर्मदा नदी का उत्तर कहां पर है? ठीक है, नर्मदा नदी का उत्तर। नर्मदा नदी कहां से निकलती है? सबसे पहली बात तो एक है, तो किस स्टेट से निकलती है? आप सभी जल्दी से कमेंट करके बताएं कि नर्मदा नदी किस स्टेट से निकलती है, किस भारतीय राज्य से निकलती है। जानता है कोई? जल्दी से कमेंट करके बताना है। देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आता है। तेजी से बताना है, तेजी से आंसर करना है। नर्मदा नदी किस राज्य से निकलती है? भाई नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है और मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक स्थल है जो कि एक प्राकृतिक स्थल है, बहुत सुंदर स्थल है, हिल स्टेशन टाइप स्थल है। वहां पर मैकाल पहाड़ी से ये निकलती है नर्मदा नदी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम साइड की बात करें यहां से, तो नर्मदा नदी यहां से निकलती है और यहां से होती हुई गुजरात पहुंचती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो नर्मदा नदी के उत्तर में यह है नर्मदा नदी। और ये भैया अपन दिशाएं भी देख लेते हैं, दिशाएं भी देख लेते हैं। तो ये है भाई उत्तर, ये है पूर्व, ये है आपका पश्चिम और ये है आपका दक्षिण। ऑलराइट, क्लियर यहां तक की बात? पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाएं क्लियर हो गई। अब देखें, तो ये है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का ये ऊपर का भाग उत्तरी भाग होगा। ठीक है, तो नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला हुआ है। ये भाग देखें जो मालवा के पठार पर ज्यादातर फैला हुआ है, ये रहा आपका मालवा का पठार। ठीक है, इसे किस नाम से जाना जाता है? यानी कि ये भाग जो है मध्योच्च भूमि का ज्यादातर मालवा के पठार में फैला हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर हमें बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार भी दिखाई देता है। तो ये हो गई आपकी मध्योच्च भूमि। मध्य उच्च भूमि बीचों बीच स्थित है, भारत के दिल में स्थित है, भारत के बीचों बीच स्थित है। तो मध्य भूमि, और यहाँ पर आप देखें पठार दिखाई दे रहे हैं, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, तो ये क्या है? नर्मदा नदी के उत्तर में फैला हुआ मालवा के पठार में ज्यादा विस्तृत है और जिसे किस नाम से जाना जाता है? मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। अब अगली बात देखते हैं। अगली बात क्या कही गई है? विंध्य श्रृंखला दक्षिण में
मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। तो अरावली पर्वत आपको कहाँ मिलता है भाई? सबसे पहले इसकी बात करें, ठीक है, अरावली पर्वत की बात करें। हाँ जी, उत्तर पश्चिम दिशा में जाना है, अरावली पर्वत बनाना है, ठीक है। ये है उत्तर दिशा, ये है पश्चिम दिशा। ये कौन सी दिशा हुई? उत्तर पश्चिम दिशा हुई। अब कहाँ जाना है? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत कहाँ है? यहाँ पर स्थित है। कई बार हमने देखा है, ठीक है, कई बार देखा है कि अरावली पर्वत कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्थित है। कौन सा पर्वत है ये? लिख लेते हैं यहाँ पर हम, अरावली पर्वत है। तो अरावली के उत्तर पश्चिम में अरावली, विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि, दक्षिण में मध्य उच्च भूमि, ये रही मध्य उच्च भूमि, ठीक है। और ये रहा इसका नीचे का भाग, दक्षिणी भाग। तो विंध्य श्रृंखला कहाँ होनी चाहिए? विंध्य श्रृंखला जो है आपको कुछ इस तरीके से यहां पर दिखाई देगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहां पर दिखाई देगी, ठीक है, विंध्य श्रृंखला। तो विंध्य श्रृंखला यानी कि विंध्याचल पर्वत की बात हो रही है। तो दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है, और पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाती है। और पश्चिम में जो है ये धीरे धीरे किससे मिल जाती है? पश्चिम में ये धीरे धीरे राजस्थान के बलुई और पथरीले इलाकों से मिल जाती है, मरुस्थल से मिल जाती है। तो ये बात हो गई आपकी मध्य उच्च भूमि की। अब देखें, इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां, मध्य उच्च भूमि क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं भाई चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ठीक है। चंबल नदी कहाँ बहती है भाई? चंबल नदी का क्षेत्र पता है, चंबल क्षेत्र। वहीं ऊपर की तरफ अपन जाएं, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, उस क्षेत्र में सिंध नदी, शिवपुरी की बात करें, बेतवा नदी, और कौन सी नदी? केन नदी। केन नदी जो कि अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है, ठीक है। तो ये सारी नदियां जो है कहां से होकर बहती हैं? मध्य उच्च प्रदेश से होकर बहती हैं। और मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। यहाँ की बात करें, ये था अपना पश्चिम क्षेत्र था, ये था पूर्व क्षेत्र है, ठीक है। तो पश्चिमी क्षेत्र में ये देखें, इसकी चौड़ाई हमें यहाँ से यहाँ तक ज्यादा दिखाई देती है, और पूर्व की बात करें तो यहाँ से हम आए तो इसकी चौड़ाई हमें कम दिखाई देती है, ठीक है। तो मध्य उच्च भूमि जो है पश्चिम में चौड़ी है, पूर्व में चौड़ी नहीं है, ठीक। उसके बाद इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। पूर्वी विस्तार की बात करें तो बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। ये देखें, इसके पूर्व की तरफ आए तो यहाँ पर हमें बुंदेलखंड मिलता है और ये मिलता है हमें बघेलखंड। ये हो गया इसका पूर्वी विस्तार। फिर देखें, पश्चिम से पूर्व की ओर तीन एक मिनट, हाँ जी, क्लियर, ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो इसके पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। पूर्व के क्षेत्र को, ये देखें, एकदम पूर्व के क्षेत्र की हम बात करें तो कौन सा क्षेत्र दर्शाता है? छोटा नागपुर का पठार इसे दर्शाता है। ऑलराइट, क्लियर है बात? चलिए, यहां तक की बात क्लियर हो गई कि बुंदेलखंड कहाँ है, बघेलखंड कहाँ है, और छोटा नागपुर का पठार मध्य उच्च भूमि क्षेत्र में कहाँ दिखाई देता है। ऑलराइट, चलिए तो अब चलते हैं आगे। मध्य उच्च भूमि के बाद दक्कन का पठार, प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटा गया है। एक है मध्य उच्च भूमि और एक है आपका दक्कन का पठार, दक्षिण का पठार, ठीक है। तो अब दक्कन के पठार या दक्षिण के पठार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए भाई साहब, यह एक त्रिभुजाकार भूभाग है। ये देखो भाई, त्रिभुज दिखाई दे रहा है, क्या कहते हो? त्रिभुज के आकार का है कि या ऐसे ही बात कही गई है? लगभग त्रिभुज के आकार का है, थोड़ा टेढ़ा सा समोसा बना हुआ है, ठीक है। तो यह त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा के दक्षिण में है, क्योंकि नर्मदा नदी की स्थिति हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। तो नर्मदा के उत्तर में क्या है? मध्य उच्च भूमि, और नर्मदा के दक्षिण में क्या है? दक्कन का पठार। यानी कि नर्मदा नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत को, प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटती है। मध्य उच्च भूमि ऊपर की तरफ नर्मदा के उत्तर में, और दक्कन का पठार नर्मदा के नीचे दक्षिण में। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका क्या? दक्कन का पठार, ठीक है। क्लियर हुई बात? नर्मदा के दक्षिण में है, ये भी क्लियर।
अब देखें, उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। ऊपर की हम बात करें, ठीक है, तो ऊपर की जब हम बात करेंगे तो इसके ऊपर का जो क्षेत्र है, यहाँ का जो क्षेत्र है कुछ इस तरीके से सतपुड़ा का क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है। चलिए एक मिनट, हाँ जी, यहाँ का जो क्षेत्र है वो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का क्षेत्र है, और जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ियां तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको क्या क्या मिल जाएगा, पचमढ़ी में महादेव मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से सतना साइड आपको क्या मिल जाएगा, कैमूर की पहाड़ियां मिल जाएंगी, और मैकाल श्रृंखला की हमने बात करी ही थी, तो ये क्या हो गए, इसके पूर्वी विस्तार हो गए, ठीक है। और दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा और पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। दक्षिण के पठार की बात करें तो पश्चिम में ऊंचा है, ये रही आपकी पश्चिम दिशा, हाँ जी, तो पश्चिम की ओर ये हमें ऊंचा दिखाई देता है, यहां से आप देखें तो पश्चिम की तरफ ये ऊंचा दिखाई देता है, और पूर्व की ओर यहां से देखें तो ये कम ढाल वाला दिखाई देता है, ठीक है। ये देखें कम ढाल वाला दिखाई देता है, ऑलराइट। तो ये क्या बात हो गई, ये बात हो गई, यहां से देखें धीरे धीरे ढाल इसकी कम होती जाती है, तो ये बात हो गई किसकी, दक्षिण के पठार की। दक्षिण के पठार में उत्तर में क्या है, ठीक है, उत्तर में हमने देखा कि सतपुड़ा है, फिर सतपुड़ा के थोड़े और अपन ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है, यहाँ पर हमें महादेव, फिर कैमूर, फिर यहाँ पर मैकाल श्रृंखला दिखाई देती है, ठीक है, जो कि इसके पूर्वी विस्तार है। और दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा है, लेकिन पूर्व की तरफ जो है इसका ढाल नीचे की ओर चला जाता है। क्लियर। अब देखें, इस पठार का एक भाग उत्तर पूरब में भी देखा जा सकता है। देखो भाई, उत्तर पूरब में ये देखो भाई, ये रहा उत्तर पूरब, ठीक है, ये है उत्तर, ये है इस तरफ पूरब, ठीक है, और इसके बीच का जो क्षेत्र हुआ ये हुआ उत्तर पूरब। ये देखें भाई, इसी के जैसी संरचना है शिलांग का पठार, यानी कि कहां पर दिखाई दे रहा है, ये हमें मेघालय में दिखाई दे रहा है। क्लियर है बात। तो देखें, इस पठार का एक भाग उत्तर पूरब में दिखाई देता है, जिसे मेघालय तथा कार्बी एंगलोंग पठार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, मेघालय के नाम से तथा कार्बी एंगलोंग पठार के नाम से भी जाना जाता है। और यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। कैसे, ये देखो भाई, छोटा नागपुर पठार से ये एक भ्रंश के द्वारा, यहां से देखिए इस तरीके के भ्रंश का निर्माण हो रहा है, जिससे ये शिलांग का पठार या मेघालय का पठार या कार्बी एंगलोंग का पठार अलग हो गया है। फिर अगली बात क्या आती है कि पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो खासी जयंतियां हैं। यहीं पर है भैया गारो खासी और जयंतियां, कौन कौन सी, यहां से देखें, गारो खासी जयंतियां पश्चिम से पूर्व की ओर, ये पश्चिम है ये पूरब है, तो गारो खासी और जयंतियां हमें यहाँ पर मुख्य पूर्वोत्तर भारत की जो पूर्वांचल की जो पहाड़ियां हैं वो हमें मेघालय के पठार या शिलोंग के पठार या कार्बी एंगलोंग के पठार में दिखाई देती है। ऑलराइट, चला जाए आगे। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई सवाल, कोई डाउट, कोई प्रश्न, कुछ भी हो, फटाफट आप मुझे कमेंट में बताइए, जल्दी से बताइए। और क्या समस्या है, क्या सवाल है, कहीं भी कोई पॉइंट, कोई पर्वत, कोई नदी, कोई पहाड़, कोई मैदान, कोई शब्द, कुछ भी समझ में ना आया हो, अगर जल्दी से बताना है कमेंट में, आपका हर एक आंसर दिया जाएगा। ऑलराइट, चलिए अब देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार में आगे हम क्या जानने वाले हैं। हाँ जी, यहाँ तक अपना हो गया था। हाँ जी, तो देखें प्रायद्वीपीय पठार में अब आगे हम जानेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में। तो देखें, प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता, जहाँ यहाँ पाई जाने वाली काली मिट्टी है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। ये जो प्रायद्वीप पठार है ये कौन सी मिट्टी से ढका हुआ है, ये ढका हुआ है आपकी काली मिट्टी से। किस मिट्टी से, काली मिट्टी से ढका हुआ है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसलिए इसे दक्कन क्षेत्र भी कहा जाता है। और ये मिट्टी जो है, इस पठार का निर्माण कैसे हुआ है, लावा से, ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप जो लावा निकलता है उसके फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, अब देखो
पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की बात करते हैं। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण पठार के पूर्वी तथा पश्चिमी सिरे पर स्थित हैं। किसकी बात हो रही है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की। तो ये देखें भाई, ये रहा पश्चिम की तरफ पश्चिमी घाट और ये रहा पूर्व की तरफ पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्या है? दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर स्थित है। अब अंतर देख लेते हैं इसमें कि पश्चिमी घाट क्या होता है, पूर्वी घाट क्या होता है। तो देखें, पहला अंतर क्या दिखाई देता है? देखें, दक्षिण के पठार के पश्चिमी सिरे पर स्थित है। पश्चिमी घाट है यानी कि दक्षिण के पठार के, ये रहा आपका दक्षिण का पठार और दक्षिण के पठार की पश्चिम दिशा ये रही, पूर्व दिशा ये रही। तो दक्षिण के पठार के या प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी सिरे पर स्थित है आपका पश्चिमी घाट। क्लियर है? और पूर्वी घाट भाई पूर्वी सिरे पर स्थित होगा। पूर्वी घाट कहाँ रहेगा भाई? पूर्वी सिरे पर स्थित रहेगा। क्लियर है बात? अब देखें दूसरा अंतर क्या आता है। पहला तो आ गया भाई स्थिति का अंतर। पहला पॉइंट क्या देख लिया अपन ने? स्थिति का। ठीक, अब दूसरा पॉइंट क्या देखने को मिलता है? पश्चिमी घाट सतत हैं तथा केवल उन्हें दर्रों द्वारा ही पार किया जा सकता है। पश्चिमी घाट देखें भाई, ध्यान से देखें, पश्चिमी घाट जो है सतत है, लगातार है, कहीं पर आपको कटा फटा नहीं दिखाई देगा, ऊपर नीचे नहीं दिखाई देगा। ठीक है, जिसको दर्रों के सहारे पार किया जा सकता है। अब यहाँ के दर्रे कौन कौन से हैं? पहले भी मैंने आपको बताए हैं, पाल घाट, थाल घाट और भोर घाट यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं। ऑलराइट, ये क्या है? पश्चिमी घाट के दर्रे हैं। ठीक है, जिनके सहारे इसको पार किया जा सकता है, जिसकी भूमि जो है सतत है, एकदम लगातार है। लेकिन अपन पूर्वी घाट की बात करें तो यहाँ की भूमि जो है आपको लगातार नहीं दिखाई देगी। ध्यान से देखना है भाई, ध्यान से देखना है। मैं रेड कलर से मेंशन करके आपको बता रही हूं। यहां से देखें भाई, ये देखें, क्या कहते हो? क्या आपको ये लगातार दिखाई दे रही है? कहीं ऊपर कहीं नीचे, कहीं ऊपर कहीं नीचे, कुछ कटी फटी हुई सी दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है भाई साहब? क्या कहते हो? बात आ रही समझ में? यानी कि ये सतत नहीं है, लगातार नहीं है, अनियमित है। ठीक है, कहीं ऊपर है, कहीं नीचे है, कहीं कटी फटी सी भूमि है। पर क्यों है ऐसी भूमि? क्यों है? क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। जो यहाँ से बंगाल की खाड़ी में ये जो नदियां गिरती हैं, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियां गिरती हैं, इसने क्या किया है? नदियों ने इस क्षेत्र को जो है काट दिया है। क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज रहता है, वो चट्टान को काट के आगे बढ़ जाता है। तो ठीक इसी तरीके से नदियों ने, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने, यहाँ पर क्या है आपकी बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इस क्षेत्र को थोड़ा काट दिया है, जिसके कारण ये अनियमित है। दो बातें हो गई। चलिए, ठीक है, तो कौन कौन से पॉइंट होगा? एक तो हो गया भाई स्थिति का पॉइंट और दूसरा पॉइंट हो गया सतत या अनियमित। ठीक है, सतत और अनियमित। और लिख लेते हैं यहां पर, सतत और अनियमित। ठीक, अब देखें भाई, तीसरे पॉइंट की चर्चा करते हैं। हाँ जी, तीसरे पॉइंट की अपन चर्चा करें तो देखें, ऊंचाई की बात आती है। तीसरा पॉइंट बात करता है ऊंचाई की। तो देखें, इसमें पश्चिमी घाट में अगली बात है ऊंचाई की। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 900 से 1600 मीटर है पश्चिमी घाट की ऊंचाई, जो कि ज्यादा है किसके तुलना में, किसके कंपैरिजन में? पूर्वी घाट की तुलना में। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? पश्चिमी घाट से कम है। ठीक है, 600 मीटर है। ठीक, ऊंचाई की बात हो गई। अब चौथी बात करते हैं, पश्चिमी घाट में गर्मियों में पर्वतीय वर्षा होती है, पर्वतों से वर्षा होती है पश्चिमी घाट में। तो चौथी बात वर्षा की बन जाएगी। लेकिन पूर्वी घाट में ज्यादातर शीत ऋतु में वर्षा होती है। किस ऋतु में वर्षा होती है? पूर्वी घाट में शीत ऋतु में वर्षा होती है और इसमें गर्मी में वर्षा होती है। चार बातें क्लियर हो गई। अब है पांचवी बात, पांचवें पॉइंट की, कि
पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जा रही है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जा रही है और इस भाग के शिखर सबसे ऊंचे हैं, यानी कि पूर्वी भाग की तुलना में पश्चिमी भाग के शिखरों की ऊंचाई हमें ज्यादा दिखाई देती है। जैसे कि पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है अनाईमुदी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, 2695 मीटर, और डोडा बेट्टा है जिसकी ऊंचाई अनाईमुदी से थोड़ी सी कम है, 2633 मीटर है। ठीक है, तो ये बात हो गई भाई श्रेणियों की या पर्वत की, ठीक, शिखर की। और पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर या पर्वत कौन सा है? महेंद्रगिरी है, जिसकी ऊंचाई 1500 मीटर है, जो कि पश्चिमी घाट के शिखरों की तुलना में कम है, यानी कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई ज्यादा है और पूर्वी घाट की ऊंचाई कम है। तो ये हो गए इसमें अंतर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में, ठीक है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत के ही भाग हैं। चलिए अब देखें, अब हम बात करेंगे भारतीय मरुस्थल द इंडियन डेजर्ट की। क्या है भारतीय मरुस्थल और कहां स्थित है? तो ये क्षेत्र आप देखें, गौर से देखें, ये रहा आपका इंडियन डेजर्ट, ठीक, थार डेजर्ट की बात हो रही है। तो अरावली पहाड़ के पश्चिमी किनारे पर, कहां पर? अरावली पहाड़ के पश्चिमी किनारे पर, ये रहा आपका अरावली पहाड़, ये रही आपकी पश्चिम दिशा, ठीक है। तो अरावली पहाड़ के पश्चिमी किनारे पर क्या है? थार मरुस्थल है, थार डेजर्ट है, जो कि भारतीय मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अब भाई मरुस्थल है तो बालू ही होगी, बालू यानी कि रेत ही रेत होगी, तो रेत के टीलों से या बालू के टिब्बों से ये ढका हुआ रहता है, जो कि एक तरंगित मैदान है। आप जब मरुस्थल को दूर से देखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा, बहुत दूर से देखें तो भाई पूरी रेत चमक रही होती है और ऐसा लगता है कि आगे जाके पानी है, तरंगे उठ रही हैं। तो ये मैदान भी हमें तरंगों के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि ये पूरा मैदान बालू से या रेत से ढका हुआ है। अब देखें, वर्षा की बात करें तो इस क्षेत्र में 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। कितनी? 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा इस क्षेत्र में होती है और शुष्क जलवायु होती है। जब वर्षा इतनी कम होगी तो जलवायु शुष्क ही रहेगी, मिट्टी में भी नमी नहीं रहेगी। मिट्टी में नमी नहीं रहेगी तो फसलें कैसे अच्छे से पैदा होंगी? तो इस भाग में वनस्पति भी बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि शुष्क जलवायु क्षेत्र है तो वनस्पति बहुत कम है। अब नदी की बात करें कि इस क्षेत्र में कौन सी नदी है और कौन सी नदी सबसे बड़ी है, तो इस क्षेत्र में लूनी नदी जो है इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। अब आगे देखें, बात करेंगे बरकान के बारे में। बरकान या बरखान भी इसे कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है? बरखान भी कहा जाता है। तो बरखान क्या है? अर्धचंद्राकार बालू का टीला। अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्र की आकृति कैसी होती है? कुछ ऐसा होता है भाई, आधा चंद्रमा। यहां आप देखें, यहां से यहां तक का भाग देखें तो ये आधे चंद्रमा के रूप में ही दिखाई दे रहा है। तो बरखान क्या है? अर्धचंद्राकार बालू का टीला, जिसका आकार कैसा है? आधे चंद्रमा के जैसा है, जो कि रेत का एक टीला है। इसका विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है। ये देखें भाई, बहुत अधिक क्षेत्र पर इसका विस्तार है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। तो ये बात हो गई इसमें बरकान की। तो ये राजस्थान के क्षेत्र में भारत के राज्य, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान भारत का, वहां पर भारतीय मरुस्थल की स्थिति हमें देखने को मिलती है, जिसका नाम है थार मरुस्थल या थार डेजर्ट। ऑलराइट, चलिए चलते हैं आगे। अब देखें, अब बात करेंगे द कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान के बारे में बात करेंगे। तो देखें, तटीय मैदान के बारे में क्या जानने को मिलता है? हाँ जी, तो तटीय मैदान, ठीक है, नीचे की ही बात होगी, ऊपर तट कहां होगा? तट किसे कहते हैं? पानी का किनारा, नदियों का किनारा, समुद्र का किनारा ही तट कहलाता है ना, ठीक है। तो देखें, तटीय मैदान यानी कि हम बात कर रहे हैं निचले क्षेत्र की, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान की। ऑलराइट, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। तो देखें,
प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। प्रायद्वीपीय पठार ये है भाई, ये हो गए भाई यहां से यहां तक क्या प्रायद्वीपीय पठार के नीचे के भाग हो गए, ये तट हो गए, ठीक है, किनारे हो गए। तो यहां पर क्या है, संकीर्ण तटीय पट्टियां हैं। संकीर्ण यानी कि बहुत ही सकरी पतली पतली तटीय पट्टियां हैं जो कि पश्चिम में अरब सागर से लेकर, ये है आपका अरब सागर, ये है आपकी पश्चिम दिशा, ठीक है, ये क्या है, पश्चिम दिशा है, और ये है आपकी पूर्व दिशा। ऑलराइट, क्लियर है बात, ये रहा आपका अरब सागर। अब ध्यान से सुनना, कहां से कहां तक तटीय मैदान का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। तो पश्चिम में अरब सागर से लेकर, यहां देखें, पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में, ये रही आपकी पूर्व दिशा, पूर्व में कहां तक, बंगाल की खाड़ी तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो क्या देखा हमने, ये रहा आपका तटीय मैदान का विस्तार। ऑलराइट, क्लियर। अब इस मैदान के भी 3 भाग हैं भाई साहब। कौन कौन से भाग हैं? इस मैदान के भी 3 भाग हैं। हाँ जी, पहले तो ये बता दें, इसका विस्तार तो क्लियर है ना, कहीं कोई समस्या? ऑलराइट, ऑल क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। क्या कहते हो, विस्तार क्लियर है, अरब सागर की स्थिति क्लियर है, बंगाल की खाड़ी की स्थिति क्लियर है, प्रायद्वीपीय पठार की स्थिति क्लियर है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार का जो पश्चिमी और पूर्वी विस्तार हमें दिखाई देता है, तटीय विस्तार जो दिखाई देता है पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक का, वही जाना जाता है किस नाम से, तटीय मैदान के नाम से। विस्तार हो गया। अब इस मैदान के 3 भाग हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां से बहुत सारे सवाल हमेशा बनते आए हैं, बनते हैं और बनते रहेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना है। तट के उत्तरी भाग को कोंकण कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिमी तटीय मैदान की। किसकी? पश्चिम तटीय मैदान की बात करेंगे। यहां से किसकी बात करेंगे हम? पश्चिमी तटीय मैदान की। ऑलराइट, हाँ जी, पश्चिमी तटीय मैदान की बात करेंगे। तो पश्चिमी तटीय मैदान को भी 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान से सुनना भाई साहब, कहीं कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। दोबारा अगर आपको लगता है कि कुछ मिस हो गया है तो तुरंत पीछे जाके आपको फिर से थोड़ा सा वीडियो देख लेना है, क्योंकि ज्योग्राफी पूरा कनेक्टिविटी वाला सब्जेक्ट है, ठीक है, पूरा का पूरा समझने वाला सब्जेक्ट है। जैसे कि मैथ में आप एक स्टेप चूके अगर, ठीक है, तो दूसरी स्टेप कैसे आई वो आपको नहीं पता होता, तो वापस कहाँ जाना पड़ता है? पहले स्टेप पर जाना पड़ता है। तो ठीक उसी तरीके से यहां भी आपको पहले के स्टेप पर जाना ही पड़ेगा। तो जो भी चीज जहां आपकी स्किप हुई, थोड़ा सा पीछे आपको चले जाना है, ठीक है। हाँ जी, तो तट के उत्तरी भाग को कोंकण कहा जाता है। ये रहा तट, ठीक है, इसका उत्तरी भाग यानी कि इसके ऊपर का भाग, इसको क्या कहा है? कोंकण, ठीक है। तो पश्चिम के तट के उत्तरी भाग को कहा है कोंकण, ठीक है। फिर उसके भाग मध्य भाग को क्या कहा है? कन्नड़ का मैदान। ये जो मध्य भाग है, यहां से यहां तक का भाग है, इसको कहा है कन्नड़। क्या कहा है? इसको कहा है कन्नड़, ठीक है। और दक्षिणी भाग को क्या कहा है? दक्षिणी भाग को कहा है मालाबार तट। ये लिखा है भाई साहब मालाबार तट, मालाबार तट। और ये रहा आपका ऊपर कोंकण तट। ये कौन सा भाग है भाई? पश्चिम तटीय मैदान का भाग है, जिसके 3 भाग हैं। ऊपर का भाग उत्तरी भाग कोंकण है, ठीक है, बीच के भाग को कन्नड़ तट कहा है और नीचे के भाग को, दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा है। ऑलराइट, क्लियर यहां तक की बात? बढ़ा जाए आगे जल्दी से भाई। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले लें, और हाँ भाई, जिस स्लाइड का आपको लगता है कि स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए तो भाई फटाफट से ले ही लेना है, ठीक है। चलिए बढ़ा जाए आगे, चलते हैं आगे। हाँ जी, अब देखो, बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है, यानी कि पूर्वी तटीय मैदान की बात हो रही है भाइयों। किसकी? यहां पर हम बात करेंगे पूर्वी तटीय मैदान की, ठीक है। हाँ, पूर्वी तटीय मैदान की। चलिए, ठीक है,
पूर्वी तटीय मैदान की, यहां पर क्या दिखाई देता है हमें, यहां पर हमें मिलती है आपकी बंगाल की खाड़ी। क्या मिलती है, बंगाल की खाड़ी मिलती है। ऑलराइट, क्लियर। तो उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है। ये जो पूर्वी तटीय मैदान है, पूर्व दिशा की बात है, ये किस दिशा की बात है, पूर्व दिशा की बात है, ये है आपकी पूर्व दिशा की। तो ये पूर्वी तटीय मैदान की बात हो रही है, बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत है, चौड़ा है, ठीक है, इसके माध्यक है। तो उत्तरी भाग में से क्या कहा जाता है, उत्तरी भाग में से उत्तरी सरकार कहा जाता है। ये देखें लिखा है उत्तरी सरकार, तो उत्तरी भाग में से क्या कहा जाता है, ये जो भाग है इसको कहा जाएगा उत्तरी सरकार कहा जाता है। उत्तरी भाग में से उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ये देखें, ये रहा इसका दक्षिणी भाग, ये था उत्तरी भाग, ये रहा इसका दक्षिणी भाग। तो दक्षिणी भाग में इसे क्या कहा जाएगा, दक्षिणी भाग में इसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ये जो भाग है दक्षिणी भाग, यहां पर इसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका पूर्वी तटीय मैदान जो बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत है। उत्तरी भाग में से उत्तरी सरकार तट और दक्षिणी भाग में से कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अब इसकी बड़ी नदियों की बात करें, इस क्षेत्र की बड़ी बड़ी नदियों की बात करें, तो इस क्षेत्र में गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी इस तट पर विशाल तट का निर्माण करती हैं। भाई तट का निर्माण कैसे होगा, जब पानी होगा, पानी कैसे होगा, जब नदी होगी, और नदी ही जाके समुद्र में मिलती है, ठीक है। तो कौन कौन सी नदियां हैं यहाँ पर, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। देखें भाई ध्यान से, ये देखो भाई, ये रही देखो आपको ये महानदी, ठीक है, ये रही आपकी गोदावरी नदी, ये रही आपकी कृष्णा नदी, ठीक है, और ये रही आपकी कावेरी नदी, ठीक है। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी, ये सारी नदियां मिलकर के इस तट का निर्माण करती हैं। ऑलराइट, क्लियर है बात। यहां पर आपको महानदी, ठीक है, ये मिल गई आपकी गोदावरी, ठीक है, नासिक में, ये मिल गई आपकी गोदावरी, महानदी, कृष्णा और ये हो गई आपकी कावेरी नदी। ऑलराइट, क्लियर है ये बात, क्या कहते हो, जल्दी बताएं। यहां तक की बात सारी क्लियर है, ठीक है। ये हो गया भाई आपका पूरा का पूरा पूर्वी तटीय मैदान का भाग हो गया। इतनी बात हम करें तो ये हो गया आपका पूर्वी तटीय मैदान। ऑलराइट, क्लियर है। अब बात आती है एक और की, किसकी, चिल्का झील। तो चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। चिल्का झील, ये महानदी दिख रही है, ये किस राज्य में है भाई, उड़ीसा में, और उड़ीसा राज्य में ही चिल्का नदी है, ठीक है। तो चिल्का झील है। तो चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है जो कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील के बारे में एक और फैक्ट सुन लें कि चिल्का झील भारत में खारे पानी की, किसकी, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ऑलराइट, क्लियर है यहां तक की बात, पूर्वी तटीय मैदान की बात, ठीक है। तो पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, क्लियर बात। चलते हैं अब आगे, तटीय मैदान के बारे में जाना, अब जानते हैं हम द्वीप समूह के बारे में, ठीक है। तो उत्तर के पर्वतीय मैदान को जान लिया है, मरुस्थल को जान लिया है, ठीक है। उत्तर के पर्वतीय श्रृंखला, उत्तरी मैदान, मरुस्थलीय भाग, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, इतना जान लिया है। अब बचते हैं दो द्वीप समूह, कौन कौन से, लक्षद्वीप जो कि पश्चिम में स्थित है और पूर्व में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि भारत के दो द्वीप समूह होने के साथ साथ भारत के दो मुख्य केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। भारत में कुल मिला के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से 2 के नाम है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
तो चलिए जानते हैं इनके बारे में भी। द्वीप समूह आइलैंड्स, तो केरल के मालाबार तट के पास द्वीपों का समूह लक्षद्वीप स्थित है। ये रहा भैया केरल यहाँ पर, और मालाबार तट कहाँ रहा? हाँ जी, ये रहा आपका मालाबार तट, दिखाई दे रहा है, ये देखें भाई नीले रंग से। तो मालाबार तट के पास में ही क्या है? लक्षद्वीप समूह है। तो केरल के मालाबार तट के पास इसकी स्थिति दिखाई देती है, लक्षद्वीप है। और ये कैसे बना है? ये बना है प्रवाल द्वीपों से। प्रवाल द्वीपों से, प्रवाल क्या होता है? प्रवाल को मूंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूंगा भी कहा जाता है, जो कि एक समुद्री जीव है। प्रवाल या मूंगा है क्या? समुद्री जीव है। ठीक है, प्रवाल की बात हो रही है तो सबसे पहले प्रवाल को ध्यान से समझ लें। प्रवाल को मूंगा भी कहा जाता है, जो कि एक समुद्री जीव है। अब ये जीव क्या करता है? कैल्शियम कार्बोनेट को निकालता है और उसकी एक दीवार बनाता है, जिसे प्रवाल भित्ति कहा जाता है। भित्ति का मतलब क्या होता है? दीवार। ठीक है, तो प्रवाल नाम का जो समुद्री जीव है, जिसे मूंगा भी कहा जाता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट को निकालता है और एक भित्ति या दीवार का निर्माण करता है, जिसके फलस्वरूप ही लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। ऑलराइट, ठीक है, तो ये द्वीप समूह कैसे बना है? छोटे छोटे प्रवाल द्वीपों के सहारे बना हुआ है। और पहले इनको क्या कहा जाता था? पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। और यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कितने? 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है लक्षद्वीप। और इसकी राजधानी की बात करें कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसकी राजधानी है, एक द्वीप ही है जिसका नाम है कावारत्ती, जो कि लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर भी है। ठीक है, क्लियर है? अब एक और द्वीप यहां पर पाया जाता है, जिसका नाम है पिटली द्वीप। क्या है? पिटली द्वीप। जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभयारण्य है। अगर आपसे पूछा जाए कि लक्षद्वीप के उस द्वीप का नाम बताइए जहां पर बर्ड सेंचुरी है या पक्षी अभयारण्य है, तो उस द्वीप का क्या नाम है? उसका नाम है पिटली द्वीप। जहां पर मनुष्यों का निवास नहीं है, वहां पर एक बर्ड सेंचुरी यानी कि पक्षी अभयारण्य है। ऑलराइट, तो ये जानकारी हो गई किसके बारे में? लक्षद्वीप के बारे में। चलते हैं आगे। अब देखें अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला है। ये देखें, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, दिखाई दे रहा है, यह है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है। ये देखें भाई, ऊपर से नीचे यानी कि उत्तर से दक्षिण में फैला हुआ है। तो उत्तरी भाग को अंडमान कहा जाता है, यहां से यहां तक का भाग जो है इसको अंडमान कहा जाता है, और यहां से यहां तक का भाग जो है इसको निकोबार कहा जाता है। तो ये हो गई बात अंडमान निकोबार की। ठीक है, ये भाग हो गया आपका अंडमान और ये भाग हो गया आपका निकोबार। और ये क्या हो गई? ये हो गई आपकी बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी हो गई। अब यहां से अपन इसकी बॉर्डर भी डिजाइन कर लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। चलिए, हाँ जी, ये बन गई अपनी बॉर्डर। चलिए अब देखें, तो ये द्वीप जो है आकार में बड़े हैं और संख्या में बहुल, यानी कि संख्या में बहुत सारे हैं और बिखरे हुए हैं। कैसे हैं? ये द्वीप आकार में बहुत बड़े बड़े हैं। ये देखें आप, आकार में बहुत बड़े बड़े भी हैं, संख्या में बहुत सारे हैं, कई सारे हैं और बिखरे हैं, यानी कि यहाँ वहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये द्वीप समूह भी दो भागों में बटा है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। ठीक है, ये है भाई उत्तरी इलाका इसका, ये है दक्षिणी इलाका। तो उत्तर में इसे अंडमान कहा जाता है और दक्षिण में ये निकोबार के नाम से जाना जाता है। और ये द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखरों के रूप में हमें दिखाई देते हैं।
तो ये बात हो गई आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, यानी कि भारत का जो एक और पार्ट बचा था द्वीप समूह, आखिरी पार्ट वो था अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह का। तो भाई बताओ, अब पूरे पार्ट्स अपन पढ़ चुके हैं, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक, मुख्य भूमि के अलावा द्वीप समूह तक। तो यहां तक अगर आपको कोई समस्या हो, कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो फटाफट से आप कमेंट में लिख के बताएं। जो बात समझ में ना आई हो उसका आंसर आपको दिया जाएगा, जल्दी से बताना है भाई। क्लियर है? हाँ जी। तो अब ये जो बहुत सारी भौतिक आकृतियां हैं, अलग अलग भौतिक आकृतियों के बारे में हमने जाना, तो ये भारत के लिए उपयोगी कैसे हैं, जैसे कि उत्तर के पर्वतीय श्रृंखला के बारे में जाना, उत्तरी मैदान, फिर उसके बाद मरुस्थल, फिर प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार में भी मध्य उच्च भूमि, फिर दक्कन का पठार, तटीय मैदान, फिर उसके बाद द्वीप समूह। तो ये सब अलग अलग भौगोलिक आकृतियां जो हैं, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह, ऐसे मरुस्थल, ऐसे कई भागों में विभाजित हैं। तो ये अलग अलग भौतिक आकृतियां आपके देश के लिए कैसे उपयोगी हैं? तो देखें, उत्तरी पर्वत की हम बात करें, उत्तरी पर्वत कैसा है? उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं, क्योंकि वहां से नदियां निकलती हैं, बड़े बड़े घने जंगल हैं। ठीक है। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी कैसी है? यहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है। ये आपका पूरे चैप्टर का एक तरीके से कहा जाए तो बहुत ही शॉर्टकट में रिवीजन हो रहा है, क्योंकि उत्तर के पर्वत जो है वहां से नदियां निकलती हैं, वहीं पे बहुत सारे घने जंगल हैं। उत्तरी मैदान जिसको कई सारे भागों में बांटा गया है, जो कि जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप से बना हुआ है। जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होती है, जिसमें कृषि कार्य बहुत अच्छे से होता है, वहां पर सघन जनसंख्या है, वहां पर पर्याप्त पानी की उपलब्धता है, मिट्टी उपजाऊ है, तो देश के अन्न भंडार है, उपयोगी है। फिर पठार की हम बात करें, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो खनिजों के भंडार होते हैं। खनिज कहाँ पाए जाते हैं? पठारी इलाके में पाए जाते हैं, जिसने देश के औद्योगिकीकरण में भूमिका निभाई है। खनिजों से ही उद्योग जो है, उद्योग धंधे सफल हो पाते हैं। उसके बाद तटीय क्षेत्र की बात करें, नीचे के क्षेत्र की बात करें, जो यहाँ का क्षेत्र था, ठीक है, यहाँ का क्षेत्र तो अपन ने जान लिया, ये हो गया आपका ऊपर का क्षेत्र, ठीक है। पर्वत का क्षेत्र, यहां से यहां तक का जो क्षेत्र अपन ने जाना था वो था आपका मैदान का क्षेत्र। फिर इस तरीके से हम यहां पर आए थे, तो ये था आपका मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है। क्लियर हो रही है बात? फिर ये था आपका, क्या बन गया ये, हाँ जी, यहां से कुछ इस तरीके से हम आए थे, एकदम परफेक्ट तो नहीं बन पा रहा है, हाँ जी, तो ऐसे कुछ आए थे, ये बन गया था आपका तटीय मैदान। फिर इस तरीके से हम पूरब की तरफ चले थे। तो तटीय क्षेत्र जो है मत्स्य यानी कि मछली पालन के लिए उपयुक्त है, और पोत संबंधी क्रियाकलाप यानी कि बंदरगाहों के लिए। बंदरगाह कौन कौन से? जैसे कि पूर्वी तट और पश्चिमी तट और पूर्वी तट पर अलग अलग बंदरगाह हैं। मुंबई बंदरगाह है, न्यावा शेवा है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। उसके बाद हम बात करें कोच्चि बंदरगाह है, फिर उसके बाद तूतीकोरन है, यहाँ पर हम बात करें तो विशाखापट्टनम है, कोलकाता है, हुगली है, ऐसे कई अन्य भी, पारादीप है, ऐसे कई अन्य बंदरगाह हैं। पोत संबंधी क्रियाकलाप यानी कि पोताश्रय, जहां पर जहाज आकर रुकते हैं, तो जहाज किस लिए उपयोगी हैं? बंदरगाह किस लिए उपयोगी हैं? समुद्री मार्ग से दूसरे देशों से व्यापार करने के लिए उपयोगी हैं, आवागमन के लिए उपयोगी हैं। यानी कि भारत के जितने भी भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में हमने जाना, वो किसी न किसी तरीके से अपने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता लिए हुए हैं, और भारत के लिए हर तरीके से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, साथ ही साथ सांस्कृतिक रूप से बहुत ही उपयोगी है। ऑलराइट, तो पूरा चैप्टर समझ में आया आप सभी को? वन शॉट रिवीजन मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। इसके पहले ये चैप्टर कई सारे पार्ट्स में मैंने आपको पढ़ाया है। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीजें मैंने आपको करा दी हैं, और आज ये वन शॉट रिवीजन भी आपको बहुत अच्छे से मैंने करा दिया है। उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ऑलराइट, तो क्या कहते हो भाई, चला जाए फिर? कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आपको पूछ लेना है, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। अगर आप हमारे डेली के लाइव लेसन और रिकॉर्डेड लेसन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर।
मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हैं और इतने सारे कोर्सेज एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों में कराए जाते हैं। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इतने सारे बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। साथ ही साथ उन सारे बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है जहां पर एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो किया जाता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। हमारे पास आपके लिए कई सारे स्पेशल कोर्सेस हैं, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश और इतने सारे कोर्सेस एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम फ्री में उपलब्ध कराए जाते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।